Hello everyone. As you all know, I'm Vishal Arun Shrirame. Basically, I'm from Chandrapur district. Okay. By the way, कैसे हो आप सब लोग? I hope कि आप बहुत अच्छे होंगे. Let me share screen first. Okay. So we can start now. तो मेरी जर्नी बहुत बड़ी नहीं रही है। जितनी भी रही है मेरी जर्नी उससे जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई वुड लाइक टू शेयर ऑल द थिंग्स। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया और वहां से जो मैंने चीजें सीखे हैं, बस वही बताऊंगा आपको। ठीक है। सो आर यू रेडी गाइस? जस्ट कमेंट में बताइए यू आर रेडी। ओके ग्रेट। ओके, सो माय बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी, हाउ आई स्टार्टेड। सो आई स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2021। उस समय पे मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे बैंकिंग प्रिपरेशन करनी है। एक्चुअली उस समय पे मैं जॉब कर रहा था एंड मैं फाइनल ईयर ऑफ बीबीए में था। एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन बीबीए में किया है। तो जब मतलब एंडिंग था बीबीए का, उस समय पे मैंने थिंक किया कि यार अभी क्या करूं। बहुत सारे सवाल आ रहे थे बिकॉज मैंने 3 साल इंजीनियरिंग में भी इन्वेस्ट किए थे एंड उसके बाद 3 इयर्स का बीबीए, तो 6 साल बहुत ज्यादा गैप हुआ था एंड मेरे पास अचीवमेंट कुछ नहीं थी। एक जॉब था बट वो प्राइवेट था। मतलब घर वालों के हिसाब से वो तो जॉब ही नहीं था, बिकॉज प्राइवेट, जैसे विलेज में रहता हूँ मैं, तो गाँव वालों के हिसाब से प्राइवेट जॉब मतलब कुछ नहीं, बस ऐसा ही है। तो मेरे पास कुछ नहीं था उस समय पे, यही मैं समझता था। तो उस समय पे क्या करूँ नेक्स्ट, ये सवाल था। एंड उस समय पे कुछ मेरे लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे जिससे एक बैंकिंग सेक्टर में जाना है, ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी ही। उसके बाद एक जहाँ पे मैं जॉब करता था वहां पे मेरे टीम में एक लड़का था जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहा था एंड शायद उसका प्री वगैरह उस समय पे क्लियर हुआ था। तो वहां से थोड़ा एक पुश मिला कि यार उसे भी, उसने भी बोला था कि सर आप कर सकते हैं। तो वहां से क्लिक मिला कि मुझे स्टार्ट करना है। आई स्टार्टेड विथ जस्ट आई थॉट कि आई वांट टू डू बैंकिंग, और मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी स्टार्ट मैंने कैसे किया, मैंने सर्च किया कि लाइक कोर्सेज कहाँ से कर सकता हूँ, कैसे प्रिपरेशन कर सकता हूँ। मैंने बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। उसके बाद अड्डा के बारे में मुझे पता चला एंड मैंने एक छोटा सा, आई थिंक 2200 का एक कोर्स था, वो परचेस किया। एंड 6-7 दिन ही मैंने बस वो एक्सपीरियंस किया अड्डा का कोर्स। उसके बाद मुझे ऐड दिखी स्वप्निल सर के वर्कशॉप की एंड मैंने सोचा कि एक मतलब नागपुर भी एक दिखा। तो मैंने सोचा अब पास के ही कोई है इंस्टीट्यूट, तो मैं करके देखते हैं वर्कशॉप अटेंड। और वैसे भी मैं अकेले कर रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा जो एड से मुझे क्लिक हुआ कि रोड मैप मिलेगा या फिर एक स्ट्रैटेजी मिलेगी, तो मैंने सोचा चलो चांस देके देखते हैं। जैसे सब लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया होगा वैसे ही मैंने किया अटेंड। उस समय पे बहुत बड़ा वर्कशॉप नहीं होता था। मतलब एक नॉर्मली होता था। सर कंप्यूटर पे ही लेते थे, मतलब ऐसा कुछ स्क्रीन नहीं थी बड़ी, बहुत छोटा सा वर्कशॉप रहता था उस समय पे। सर ने भी बहुत ग्रोथ की है। तो वर्कशॉप मैंने अटेंड किया एंड मैं रियली, एक वर्कशॉप से मुझे ये पता चल गया कि स्वप्निल सर में क्या खूबियां है। मुझे वो एक कनेक्शन फील हुआ एंड मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। मेरे पास थोड़ा सा लाइक पैसों की तो दिक्कत थी, तो मैंने शायद डिसीजन ले लिया था, सर से बात भी की दूसरे दिन, बट 8 दिन लिए पेमेंट करने के लिए। ज्वाइन कर लिया एंड ज्वाइन करने के बाद जर्नी स्टार्ट हुई हवा कॉम्पिटेटिव की। सर के साथ मीटिंग हुई। देन मीटिंग में सर ने बताया कोर्स कैसे स्टार्ट करना, और जो आपको बताए थे वही बताया, नया तो कुछ नहीं। उसके बाद स्टार्ट किया डे 1 से। और जो हैकाथन था मुझे बहुत सही लगा बिकॉज मैं एक रूम में अकेला बंद था, स्टिल मेरे पास वो सब चीजें थे, स्ट्रैटेजी थी, रोड मैप थी, किस तरीके से जाना है। हैकाथन मैंने उस समय पे सर ने हैकाथन इंट्रोड्यूस किया था। हैकाथन मैंने फॉलो किया और हैकाथन ही उस समय पे फॉलो करते थे हम। मे बी अभी भी शायद वही पैटर्न है। तो हैकाथन वीकली होता था हमारा, एक वीक में जितने भी एक हैकाथन के डेज है सबको फॉलो करो। अच्छा अभी हैकाथन फॉलो नहीं होता है, ठीक है, मे बी चेंज हो गई होगी स्ट्रेटेजी। तो उस समय पे वीकली हम हैकाथन फॉलो करते थे। उसके बाद वीकेंड पे संडे को हमारी मीटिंग होती थी, डाउट सेशन।
एंड वहाँ पे हम डाउट्स क्लियर करते थे, तो इस तरीके से चला। एंड मेरे पास मतलब उस समय पे अकेला होने के बाद भी मुझे ये लग रहा था कि स्वप्निल सर मेरे ऊपर हैं, वो देख रहे हैं हर समय पे। तो वो एक हैकाथॉन का ही एक वो स्ट्रैटेजी का एक लाइक क्या बोल सकते हैं, मतलब ये असर था जिससे मुझे ये नहीं पता था सर बहुत दूर है और देख लाइक बहुत कम देख रहे हैं। बट मुझे मतलब ये फील ही नहीं हो रहा था, मुझे ये लग रहा था कि रोज देखते हैं सर। तो वो डर से मैंने फॉलो किया, हर एक चीज फॉलो किया अकेला होने के बाद। और एक तो ऑनलाइन था सब चीजें, तो कभी कभी होमवर्क हम करते भी नहीं थे। फिर कभी कभी मतलब स्ट्रेस की वजह से बहुत बार होता है कि एक दिन में जो भी हमने प्लान किया है या फिर हैकाथॉन में जो भी लिखा है वो नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ भी होता था, तो मैं कभी कभी स्किप कर देता था। तो उसके बाद जब सेकंड वीडियो देखता था तो सर वहां पे बोलते थे कि अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये एक डर से फिर और करना पड़ता था। तो इस तरीके से जर्नी रही स्टार्टिंग से। उसके बाद अ, अभी कम्युनिटी में एंटर हुआ ही था, तो वो एक कम्युनिटी का बहुत हेल्प हुआ, जहाँ पे फेसबुक ग्रुप से मुझे ये पता चलता था कि लोग मेरे जैसे और कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा वो कंपटीशन भी रहता था, दैट्स वाई मुझे ऐसा कभी अकेला फील नहीं हुआ या फिर मैं ऑनलाइन में हूँ ये भी फील नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरे आजू बाजू में सब लोग हैं। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। देन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वर्कशॉप अटेंड करने की। सर का सर ने एक नया मिलिट्री कैंप लॉन्च किया था, तो मिलिट्री कैंप में ज्वाइन होने की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड मिलिट्री कैंप से बहुत सारी चीजें चेंज हुए। मुझे अकाउंटेबल पार्टनर्स मिले। देन आपने ज्वाइन कब किया था सर? मैंने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया 2021। सॉरी 1 अप्रैल को मैंने वर्कशॉप देखा था एंड ज्वाइन किया था मैंने अराउंड 12 या 13 अप्रैल को। उसके बाद में हैकाथॉन इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, इसलिए 20 अप्रैल से हैकाथॉन स्टार्ट हुआ था। और एक्चुअल जर्नी जब मिलिट्री कैंप स्टार्ट हुआ वो हुआ है 1 जून। वहां से हमने पहले से स्टार्ट किया, हर एक चीज बेसिक से स्टार्ट किया, स्क्वायर रूट से, लाइक टेबल से, स्क्वायर क्यूब टेबल से। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। एंड जब मिलिट्री कैंप लॉन्च हुआ वहां से बहुत सारी चीजें चेंज हुए। अ, जैसे मैंने बताया कि मुझे अकाउंटेबल पार्टनर्स मिले, देन ग्रुप डिस्कशन के लोग मिले, जैसा मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं अकेला करता हूँ। तो इस तरीके से जर्नी रही। देन टारगेट था मेरा, सर आप एक दिन में कितने आवर्स स्टडी करते थे? ओके, तो डिस्कस करेंगे डे वाइज प्लान भी आगे में। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है आप एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सेशन पूछ सकते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट मेरा टारगेट यही था कि जो भी नवंबर दिसंबर में जो भी एग्जाम है वो उसको क्रैक करना है, वो एक टारगेट था। एंड मेरे पास सफिशिएंट टाइम था 5-6 महीने का, मुझे पता था इतने में हो जाएगा। उसके बीच में एक एग्जाम थी। ओके, ये डिस्कस बाद में करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद ओके, व्हाट डिड आई कैरी विथ मी टिल द एंड? मेरे साथ क्या क्या चीजें थी जो आई फील, जो मुझे लगता है कि ये चीजें मेरे जर्नी में थे, इसलिए शायद थोड़ा सा रिजल्ट मिलने में इजी हो गया। तो सबसे पहले मेंटर। तो इसके पहले भी मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में रह चुका हूँ, जॉब में भी रह चुका हूँ। जैसे मैंने एक बात ये सीखी है कि जिंदगी में मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हैव अ मेंटर देन जो एक मतलब बहुत बड़ा एक नेचर का पावर आप छोड़ रहे हो। तो मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप पता है हम खुद को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं जो हम खुद में नहीं देख सकते, जो मेंटर देख सकता है। बट मेंटर भी वो एक कैपेबल होना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस है, ठीक है? उसके बाद ऐसा एक मेंटर होना चाहिए जो लाइक खुद न्यू चीजें सीख रहा है, रोज नई नई एक्टिविटी कर रहा है, नई नई चीजें खुद को अपग्रेड अपग्रेड कर रहा है। तो एक मेंटर होना चाहिए। एंड मेंटर मीनिंग क्या होता है? मेंटर मीनिंग आप ये बोल सकते हैं एक गाइडर जो आपके बारे में हर एक चीज जानता है। आपको हर मतलब कोई भी आपका इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी जर्नी में, तो वो अच्छे से आपको गाइड करे। और हाँ, गाइडिंग स्टार बोल सकते हैं, ऑब्वियसली गाइडिंग स्टार स्टार ही होता है। और वो बंदा उस जर्नी से गुजर चुका है ऐसा चाहिए, बिकॉज इफ आप कोई ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हो जिसको पता ही नहीं है ये जर्नी के बारे में, बैंकिंग के, अगर इफ यू टॉक अबाउट बैंकिंग, अगर कोई आपके पास बंदा है जिसको बैंकिंग के बारे में नहीं पता, बैंकिंग में क्या प्रॉब्लम होते हैं ये नहीं पता, तो शायद वो उतना गाइडेंस नहीं कर पाएगा जितना जो बंदा बैंकिंग थ्रू गया है या फिर बैंकिंग की जर्नी एक्सपीरियंस किया है। ओके, तो एक मुझे ये पता थी चीज मेंटर की, जो मैंने मुझे स्वप्निल सर में दिखी वो चीजें। एंड मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं इनको फॉलो करना है। एंड वो भी विदाउट डाउट। बहुत बार ये होता है कि हम किसी को फॉलो करते हैं बट बहुत बार डाउट लेते हैं, कुछ एक आधी एक्टिविटी देखते हैं और अपन को डाउट आ जाता है। तो कभी भी मेंटर पे डाउट नहीं करना है। इफ आपने सोच लिया है उनको मेंटर बनाना, देन डाउट
बेसिक डाउट है किधर से बेसिक डाउट है किधर से कर होता है। सुहास लास्ट में सवाल पूछना पूरा। ठीक है। तो मेंटर होना चाहिए अपने लाइफ में, और वो मेंटर इनोवेटिव होना चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए, जो खुद को अपग्रेड अपग्रेड करे। तो स्वप्न सर में वो सब चीजें दिखे थे मुझे, वर्कशॉप से भी दिखे थे, उसके बाद जो भी मीटिंग्स होते थे वहां से दिखे थे, उसके बाद मास्टरमाइंड मीटिंग होते थे जहाँ से सर बताते थे कि वो क्या क्या चीजें करते हैं, नई नई चीजें कैसे सीखते हैं, ये सब चीजें। तो डिसाइड कर लिया था कि सर को फॉलो करना है, दैट्स इट। एक ये मेंटर की बात होगी, उसके बाद रोड मैप। एचओसी ज्वाइन करने के बाद एक रोड मैप क्लियर मिल गया था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल था। बिकॉज अगर एचओसी में नहीं आया होता, और अगर सोचो कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस करके, कोई भी ऑनलाइन अदर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कम्युनिटी नहीं है, वो परचेस करके स्टार्ट किया होता मेरी प्रिपरेशन तो भी होता। बट वो एक रोड मैप नहीं होता मेरे पास, बस वो लेक्चर सिखाते थे, मतलब कुछ भी टॉपिक वो पढ़ाते थे और बस मुझे करना पड़ता था, बस इतना ही होता था। बट इसके बाद क्या करना है, किस तरीके से करना है, डाउट्स आते हैं तो फिर पूछने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म्स नहीं है। एंड एचओसी में, इस कम्युनिटी में मुझे वो एक चीज बहुत अच्छी लगी रोड मैप की, जो मुझे मिला यहाँ पे आके। तो बस रोड मैप को फॉलो किया, मैं कहीं पे भी नहीं भटका। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखता हूँ यूट्यूब पे सर्च करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, कोई एक पर्सन से कुछ अलग सुनते हैं, दूसरे पर्सन से दूसरी स्ट्रेटेजी सुनते हैं। अभी तो यूट्यूब पे तो ट्रेंड है, बहुत सारे लोग बस डालते हैं कि लाइक 4 मंथ्स में एसबीआई को क्रैक करो एंड ऑल, ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं, एंड वहां से डिस्ट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट, वो देखते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो आने के बाद वो सुनते हैं। कभी ऐसा ये मतलब सुन सकते हैं, बट उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा और खुद का एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रोड मैप है, जस्ट फॉलो इट। तो मेरे पास रोड मैप था, मैंने फॉलो किया। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, मुझे लगता है मेरे अंदर वो एक चीज है कि अगर प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। मैं ना ही ज्यादातर मतलब उसके ऊपर सोचूंगा कि यार प्रॉब्लम है एंड एक्सक्यूजेस दूंगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में अगर बात कर दो, एक स्ट्रगल था, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था बिकॉज आई वॉज डूइंग जॉब दैट टाइम, एंड वो रियल एस्टेट सेल्स में था, तो थोड़ा सा हेक्टिक था, बट मेरे पास फ्री टाइम भी था, तो थोड़ा बहुत मैनेज हो रहा था। बट जिस सबको पता है सर का वर्क बहुत ज्यादा होता है, एंड वो इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपके पास काम ज्यादा सर नहीं देंगे तो मे बी लाइक आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो टीचर का वो काम है कि आपके पास ज्यादा काम देना है, दैट्स इट। तो ऑब्वियसली काम ज्यादा होता था, एंड जॉब का काम और ये काम मैनेज नहीं होता था, तो एक टाइम की दिक्कत बहुत होती थी। तो मैंने उस समय पे क्या किया, मैंने सोचा कि किस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ टाइम। मैंने लाइक मेरा टाइम, जैसे सर ने बताया था कुछ सॉल्यूशन, जैसे आप दिन का हर एक चीज लिखो, आप दिन में क्या क्या करते हो टाइम के साथ, वहां से थोड़ा सा एनालाइज करो, और वहां से थोड़ा सा समझ सकता है कि कहाँ टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, कहाँ टाइम आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। ये एक तो चीज थी। उसके बाद मैंने छोटे कोर्सेज परचेस किए, जहाँ से टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा, प्रोक्रास्टिनेशन कैसे मैं दूर कर सकता हूँ। मतलब लिटरली वो कोर्स से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिले कि प्रोक्रास्टिनेशन कैसे आप दूर कर सकते हो, क्या क्या वो ट्रिगर ट्रिगर पॉइंट्स है जहाँ से प्रोक्रास्टिनेशन आपका स्टार्ट होता है। जैसे कुछ कुछ होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दो, स्टार्ट हो गया आपका प्रोक्रास्टिनेशन, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट है। रील रील पे चले गए आप, वो ट्रिगर पॉइंट है। ओके। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने सीखे वहां से, और वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट किया मैंने। ठीक है। उसके बाद ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, आप प्रिपरेशन जर्नी में आए हो तो आप खुद की जिम्मेदारी लो, खुद के प्रिपरेशन की, खुद के हर एक चीज की जिम्मेदारी लो। बहुत सारे लोग होते हैं दूसरे के बारे में बात करते हैं कि यार ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। सर हम लोग को भी टाइम मैनेजमेंट कोर्स बाय करना होगा, नहीं है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट वो एक मेरा था कि मुझे सीखना था टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज मुझे लगता है कि मतलब उस समय पे मेरा नहीं हो रहा था मैनेज टाइम, एंड जो कुछ भी चीजें सर ने बताई थी उससे भी मैंने थोड़ा सा सीखा। बट मुझे लगा, एक ऐड देखी, मुझे लगा कि करना चाहिए, तो मैंने वो भी कर लिया था। ठीक है। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि सबको करना है, इफ यू आर एबल टू मैनेज टाइम देन जस्ट जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है। अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो देखिए आप कहाँ से सीख सकते हैं, कोई मेंटर है जिनसे पूछ सकते हैं, कोई फ्रेंड है, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड है, जो अच्छे से टाइम मैनेज कर रहा है एक्चुअली में, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि खुद की जिम्मेदारी लो। अगर कोई इश्यू आ रहा है आपको, खुद देखो कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हो वहां से। बहुत बार ये होता है, स्टूडेंट बाकियों को कंपेयर करते हैं, बाकियों को देखते हैं कि यार ऐसा है वैसा है, कुछ चीजें देखते हैं जहाँ से वो लाइक मतलब एक्सक्यूजेस देते हैं। तो एक्सक्यूजेस नहीं देना है, खुद की जिम्मेदारी लो। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, खुद देखो कहाँ नहीं बढ़ रहा है, क्या चीजें कमी पड़ रही है, एंड जस्ट एनालाइज करो खुद को, मिल जाएगा सोल्यूशन, खुद आगे बढ़ो।
कुछ किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि प्रिपरेशन जर्नी में आप कितना खुद पे फ़ोकस करते हो ये इम्पोर्टेंट है। आप कितने भी लोगों को फ़ॉलो करो, कुछ कुछ नहीं होगा उससे। खुद पे फ़ोकस करो, खुद की ज़िम्मेदारी लो। राइट। ओके, नेक्स्ट है सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल्स। मैंने ये इसलिए ऐड किया बिकॉज़ ये सर बताते हैं सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल एंड मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छे से अंडरस्टूड किया एंड मैंने फॉलो किया। देखिए, मैं अभी यहाँ पे मैं खुद की बहुत बड़ाइयाँ नहीं मार रहा हूँ कि मेरे अंदर ये है, ऐसा है, वैसा है। नो, जस्ट मैं बता रहा हूँ जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने खुद को एनालाइज़ करके जो पाया है, जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर है, जो मैंने फॉलो किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल्स, हाउ आई एक्चुअली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स एंड फॉलोड इट। ओके, तो सबसे पहले माइंडसेट। देखिए, बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी में माइंडसेट या फिर कोई भी लाइफ में आप कोई भी एक गोल अचीव करने की प्लान कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट बहुत सेट होना चाहिए। आपका माइंड सेट होना चाहिए प्रॉपर चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आपका माइंडसेट नहीं है प्रॉपर सेट या फिर प्रॉपर फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस है, तो आप उसमें फोकस नहीं कर पाओगे, वो जो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो नहीं मिलेगी उससे। तो माइंडसेट, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सर ने बताया है। जैसे मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि मेडिटेशन बहुत ही सही है माइंडसेट आपका बनाने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एक फ़ोकस्ड माइंडसेट माइंडसेट बनाने के लिए। तो मेरे लिए लाइक मेडिटेशन बहुत अच्छा काम किया माइंडसेट बनाने के लिए। बुक्स रीड कर सकते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बुक्स रीड कर सकते हो, बहुत सारे बुक्स आते हैं। तो जैसे रॉबिन शर्मा के भी बुक्स आते हैं बहुत सारे, जो मैंने पढ़ा है, ग्रेटनेस गाइड 1, 2 दोनों भी पढ़े हैं। उसके बाद महात्रेया रा के बुक्स है, जहाँ पे अनपोस्टेड लेटर वगैरह है। तो वहाँ से यस, यू कैन मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा है। आप मॉर्निंग में वॉक करोगे तो मतलब ये तो सबको पता है, आप माइंड को शांत करोगे उससे, माइंड फोकस होने में हेल्प होती है उससे। तो ये सब चीज़ें जो है, मेडिटेशन है, मॉर्निंग वॉक है, उसके बाद खुद से टॉक करना। Okay, there is one quote which I read that mm, yes, and that quote said that yes, I talk to myself because sometimes I need expert advice. Okay, so इसलिए खुद से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्लैरिटी, क्लैरिटी चाहिए। देखिए, आप बैंकिंग प्रिपरेशन में है, तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि मुझे किस तरीके से जाना है, कौन सी बैंक एग्जाम टारगेट करनी है। बहुत बार ये होता है, लाइक बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि लाइक सिलेबस इसका भी सेम है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। तो बहुत सारे लोग वो भी एग्जाम देके देखते हैं, दूसरे भी एग्जाम देके देखते हैं। तो कभी भी ये कैसा ना आपका फोकस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इससे एक जगह पे फोकस नहीं रहेगा। एंड जब एक जगह पे फोकस नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली जो चीज़ आपको कम टाइम में अचीव होने वाली है, उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है? तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। आप आपके पास हर चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कैसे जाना है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करना है, तो आपको खुद को एनालाइज़ करना पड़ेगा कि कैसे इम्प्रूव करूँ एंड देन लाइक वो क्लियर करना है कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, प्लान करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद मेंटर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है मेंटर के बारे में, सो प्लानिंग। नो डाउट प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी आपकी बैंकिंग जर्नी में या फिर कोई भी जर्नी में। प्लान करो आपका हर दिन, जैसे मैं मेरा दिन हर दिन प्लान करता था। जैसे मेरे डेली रूटीन की बात करूँ बस। ओके, तो प्लानिंग, मेरा दिन नॉर्मली मेरा डे 6 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है? अभी नहीं होता एक्चुअली, बट जब मैं स्टार्ट किया था उस समय पे 6 बजे स्टार्ट होता था। देन मेरा मॉर्निंग का समय उठने के बाद सबसे पहले मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये चीज़ें होते ही थे। उसमें एक खुद से बात करना, कमिटमेंट एंड विजुअलाइज़ेशन, जो सर ने बताए थे। ये चीज़ें ये कंपल्सरी थे मेरे लाइफ में स्टार्ट ऑफ द डे में। बिकॉज़ अगर मैं ये नहीं करूँ तो मेरा दिन अच्छा ही नहीं जाता था, पता नहीं। वो एक मतलब कुछ तो कमी रहेगी ऐसा लगता था, या फिर वो शांति नहीं फ़ील होती थी, वो एनर्जी नहीं आती थी। तो स्टार्ट मेरा वहाँ से होता था। तो ये नियरली 45 मिनट्स लगते थे, 45 टू 1 आवर, ये सब चीज़ें करने के लिए। बस बैठ जाता था, कभी-कभी वॉक पे जाता था, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये चीज़ें आते थे उसमें 1 आधा घंटा। उसके बाद अ, बाकी मेरा मॉर्निंग का टाइम इंग्लिश में जाता था। इंग्लिश के लिए जो सर ने बताया था रीडिंग न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर डेली रीड होता था। ये कंसिस्टेंसी थी मेरी कि मैं रोज़ एट लीस्ट, कुछ पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना हो रहा,
एडिटोरियल पेज पढ़ो, अगर पूरे एडिटोरियल नहीं पढ़ने और एटलीस्ट दो तो भी पढ़ो। तो ये होता था मेरा। उसके बाद सर ने बताया था अंडरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग होती थी। उसके बाद जो समरी राइटिंग है वो भी बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, बिकॉज आप जो पढ़ रहे हो वो आप लाइक कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हो, आप अपने शब्दों में लिख पा रहे हो, तो बहुत ज्यादा अचीव कर लिया आपने इंग्लिश में। बिकॉज यही है इंग्लिश, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो एंड आपको अंडरस्टूड हो रही है तो वो क्या बोलना चाहती है, क्या सेंस है। ठीक है। तो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर होता था, और उसके बाद इंग्लिश का ग्रामर जब स्टार्ट हो गया था उसमें तो वो रिवाइज होता था। तो मॉर्निंग में मेरा इंग्लिश ज्यादातर होता था, उसमें स्क्वायर क्यूब टेबल भी आता था। तो ये 10 के पहले का ये रूटीन होता था। उसके बाद 10 से 1 घंटा थोड़ा सा ब्रेक ही होता था, ज्यादा कुछ नहीं करता था, या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने चला जाता था। उसके बाद हाँ, उसके बाद 11 बजे मैं मतलब मुझे काम रहता था, जॉब जिस समय पे जॉब करता था तो उस समय पे इतना काम नहीं रहता था। तो 11 बजे में कुछ अगर मतलब मैं घर से ही काम करता था, मतलब रूम से। मैं मेरे घर पे नहीं था, मैं हिंगोली में था। हिंगोली जो यहाँ से नियरली नागपुर से 500-600 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में आता है। तो वहां पे काम करता था। तो 11 बजे मुझे कुछ काम रहा तो मैं काम करने चला जाता था। बाहर जैसे मैं रियल एस्टेट में था, तो ऐसा कुछ प्रॉपर एक जगह पे बैठ के कुछ काम नहीं था, जैसे क्लाइंट्स कहीं पे भी मिलने के लिए रेडी है तो वहां पे जाना पड़ता था। तो ये सब चीजें करके मैं 2-3 बजे तक आ जाता था। उसके बाद हाँ, उसके बाद मॉक टेस्ट। हमारे मॉक टेस्ट तो 15 दिन में स्टार्ट हो गए थे। अभी पता नहीं सर कब स्टार्ट करते हैं, बट हमारे जिससे सिलेबस स्टार्ट हुआ 15 दिन में मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए। मॉक टेस्ट वो भी नियरली 4-5 आवर्स तो जाते ही उसमें। तो वहां से आने के बाद वो स्टार्ट करता था मॉक टेस्ट, वो 3-4 बजे कभी भी स्टार्ट करता था, एंड वो एंड करता था नियरली 7-8 बजे थे कभी कभी। तो मैं फिर गैप लेके 12 बजे तक कंप्लीट करता था। बट ये था मिशन, एक मोटिव था कि 12 के पहले होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट था सब कुछ। ठीक है। इस तरीके से होता था। तो अगर मॉक टेस्ट जल्दी खत्म होते थे तो और ऐड होता था इसमें, जैसे 9 से 10 हमारा फिक्स था। ग्रुप डिस्कशन होता था। ग्रुप डिस्कशन में हम करंट अफेयर्स ऐड करते थे। करंट अफेयर्स जैसे 4 लोग रहते थे हम ग्रुप डिस्कशन में। 4 लोग लाइक एक दिन में एक बंदा करंट अफेयर्स करके आएगा। हमने एक साइट सेलेक्ट की थी, वहां से वो करके आएगा, हर एक चीज डिटेल में पढ़ के आएगा, वो एक्सप्लेन करेगा। उसी दिन दूसरा बंदा स्टैटिक जीके के बारे में बताएगा, तीसरा बंदा इंग्लिश का कुछ रिवाइज करेगा। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था काम। उसके बाद दूसरे दिन फिर अल्टरनेट करके इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता था। आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसके बाद एनालिसिस का काम, और सर जो भी शीट्स देते थे वो सब चीजें ऐड होती थे वहां पे। ठीक है। तो इस तरीके से डे एंड होता था। 12 बजे तो मैं सो जाता, 11:30-12 बजे तक सो जाता था मैं। अभी इसमें बहुत सारी चीजें नहीं बताई, जैसे शाम को मैं वॉक, ये था मेरा कंपलसरी। करंट अफेयर्स कितने टाइम लगा है बेटे? वैशा के बताता हूँ मैं सब चीजें। ठीक है। आगे पता चल जाएगी। तो मॉर्निंग सॉरी इवनिंग वॉक ये होता था मेरा 10-15 मिनट का। बिकॉज देखो, आप जितनी ज्यादा अलग अलग एक्टिविटीज करोगे उससे ब्रेन आपका डेवलप होगा। सिर्फ पढ़ाई करने से या फिर सिर्फ बुक बुक में घुसे रहने से आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, आपको अलग अलग एक्टिविटीज करने पड़ेंगे ही, जैसे ब्रेन डेवलप होगा। अगर ब्रेन डेवलप हो रहा है आपका, तो लॉजिक्स आपके बढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आपको इजीली समझ में आएगा। तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए ब्रेन कैसे और एक्टिव कर सकते हो, और कैसे डेवलप कर सकते हो, और कैसे क्रिएटिव कर सकते हो। तो जैसे मैं लाइक पॉडकास्ट सुनता था, बीच बीच में पॉडकास्ट रहते थे मेरे साथ। आफ्टर दैट वॉक वगैरह तो है, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा फॉलो करता हूँ तो उनके वीडियोस रहते थे। तो यहाँ से कैसा डेली में रिफ्रेश करता था खुद को। सिर्फ पढ़ाई से बोर हो गया होंगे आप, तो अलग अलग चीजें आप डेली एक्टिविटीज में, डेली शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से डे होता था। आफ्टर दैट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। अगर आप 1 महीना कर रहे हो, उसके बाद 8 दिन का भी गैप देते हो, स्टिल आप ये फील करोगे कि आप जीरो से स्टार्ट हुए हो। ठीक है। बहुत बार ये मतलब ये मोस्टली होता है बैंकिंग के साथ, बिकॉज बैंकिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, स्पीड। ओके। जैसे मैं मतलब जैसे बताओ, मैंने नवंबर से भी प्री तो छूट गया था, बिकॉज नवंबर के बाद तो मेंस के लिए मैंने प्रिपेयर किया। तो अभी आरबीआई का एग्जाम देने के लिए गया, तो मुझे लग रहा था कि मतलब अच्छा अटेम्प्ट करके आऊंगा 90+, बट 75 करके आया। तो मैंने बस कितना 2-3 मॉक्स आरबीआई के पहले दिए थे। तो ये है इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंसी रखो। अगर कंसिस्टेंसी टूट गई
मतलब आपकी स्पीड कम हो गई है, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी हर एक चीज़ में है, जैसे अगर बात करें कम्युनिकेशन मास्टरी टॉपिक्स पे वीडियोज़ हम बनाते थे, तो वो भी मेरा कंसिस्टेंट रहता था। मतलब मैं कहीं भी बिज़ी हूँ बट मेरा एक था मोटिव कि आई शुड बी कंसिस्टेंट विथ एवरीथिंग। तो उसके साथ मैं कंसिस्टेंट रहता था। हर दिन मैंने वीडियो डाले हैं स्टार्टिंग में। देन टाइम बहुत ज़्यादा मतलब मैनेज नहीं हो रहा था, तो फिर हमने बंद कर दिया सर की परमिशन से। यस, यस, सबसे बात मतलब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड ऑफ द सेशन में, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज़ प्लानिंग। मैंने कैसे किया? अभी इंग्लिश के लिए जो सर ने बताया बस वही फॉलो किया है मैंने। इसके पहले मेरा एक कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत ठीक था इंग्लिश में बट रिटन इंग्लिश बहुत ही वर्स्ट थी। जो कुछ भी इम्प्रूव हुई है वो सर की कम्युनिटी में आने के बाद ही। थोड़ा बहुत कैट के लिए मैं मतलब 2019 में मैंने प्लान किया था कि मुझे कैट देनी है एंड उसके लिए मैंने स्टार्ट किया था बट आई थिंक अराउंड वन वन टू वन एंड हाफ मंथ्स ही मैंने उस पर फोकस किया कैट पे। उसके बाद लॉकडाउन लगा, आई थिंक 20 में ही लॉकडाउन लगा एंड वो सब चीज़ें फिर मैंने छोड़ दी हैं। तो उस समय पे थोड़ा-सा रीडिंग की हैबिट बन गई थी मेरी। मैं नॉवेल्स रीड करता था, बुक्स मतलब मेरी हैबिट है बुक्स रीड करना। उसके बाद न्यूज़पेपर रीड करता था। तो उस समय में वो हैबिट तो लग ही चुकी थी एंड उसके बाद सर ने बताने के बाद रीडिंग कंसिस्टेंट थी मेरी, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुआ इंग्लिश के लिए। बिकॉज़ इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो इंग्लिश बन जाएगा। चाहे वो आरसी है, आरसी में बस आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आपको आंसर्स मिल जाएँगे इज़िली। पैराजंबल है, आपको सेंटेंसेस का मीनिंग समझ रहा है, तो आप लॉजिकली लगा लोगे उसको वन टू वन जहाँ पे भी लगाना है। अगर बात करें फिलर्स की, सेम, अगर आपको समझ रहा है सेंस क्या है, तो आप लगा लोगे। इसके साथ ग्रामर भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? बहुत बार 1 सेकंड, यस, हाँ, तो ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ये कम्युनिटी के ग्रामर में बहुत डिटेल में है। मैंने कहीं पे भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। मुझे बहुत सही लगा मतलब एक्चुअली मैं इम्प्रेस हो गया जब सर ने ये ग्रामर का इंट्रोड्यूस किया। उस समय पे हमें नहीं मिला था। जब मैंने मिलिट्री कैंप जॉइन किया, उसके बाद सर ने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया हमें इंग्लिश ग्रामर का, जहाँ पे बहुत डिटेल में था। तो मैं एक लाइक बहुत एक्साइटेड एंड क्यूरियस हो गया था वो सीखने के लिए। इतना डिटेल में मैंने देखा वो। तो ग्रामर बहुत ही हेल्पफुल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया? नो, रीडिंग, राइटिंग, अंडरलाइनिंग एंड ग्रामर, यही चीजें हैं इम्प्रूव करने के लिए। एंड आप पेपर देने के बाद एनालिसिस करते हो तो डिटेल में करो एनालिसिस। अगर आपको कुछ नया चीज मिल रही है, राइट इट डाउन, लिखो वो चीजें। सिर्फ पढ़ो मत, लिखो। अगर नई चीजें मिल रही है, अगर सर ने नहीं लिखवा कर दिया, कोई नई चीज मिली पेपर से, वो लिखो। इस तरीके से मैं करता था इंग्लिश के लिए। उसके बाद क्वांट, क्वांट इज ऑल अबाउट स्पीड। बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी सिंप्लीफिकेशन के रोज तो शीट्स हमें भी मिलते थे, आपको भी मिल रहे होंगे। बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो क्वांटिटी उतनी करो। रही बात अरिथमेटिक की, अरिथमेटिक इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई कैन से लॉजिक्स। आप कैसे उसको कनेक्ट करते हो रियल लाइफ से। हर एक क्वेश्चन रियल लाइफ से अटैच हो सकता है, अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो ना अटैच करने में कि एक्चुअली अगर कुछ चीज़ हैपन हो रही है, तो वो कैसे हो रही है। आप रियलिटी से अगर कनेक्ट करते हो तो आपको वो समझ में ईज़िली आएगा। अगर क्वेश्चन पढ़ते हो तो उससे नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा-सा जोड़ के देखो रियलिटी से, आपको ईज़िली समझ में आएगा। मुझे आज भी मुझे पता है मुझे एक भी फ़ॉर्मूला याद नहीं है। कुछ बड़े-बड़े छोड़ के जैसे लाइक जो ये है ना डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वगैरह, ये जो वुडन स्ट्रीम वाले कुछ फ़ॉर्मूले से वो याद है, बाकी कहीं पे भी वो फ़ॉर्मूले मैंने यूज़ नहीं किए हैं। अभी भी जैसे कोई पूछता है मुझे क्वेश्चन्स अभी तो लाइक आई थिंक जान से मैंने तो छोड़ ही दिया है अभी प्रिपेयर करना। पर अभी मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछता है या फिर मुझे क्वेश्चन दिखता है और मैं सॉल्व करने जाऊँ, तो मैं इज़िली कर लेता हूँ। उस समय पे बहुत थोड़ा-सा टफ जाता था बट आज इज़िली कर लेता हूँ बिकॉज़ वो लॉजिक एक बन गया है। उसके बाद एक क्रिएटिविटी आ गई है और ये प्रैक्टिस से आती है। तो आपके साथ भी होगा ये, बस कंसिस्टेंट रहो। आप जितनी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा करो। जितनी बार कर सकते हो, उतनी बार करो। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक बिल्डिंग एंड कनेक्टिंग टू द रियल वर्ल्ड। अरिथमेटिक, ठीक है? सर आप कैट लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते थे क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। सर ने जो शीट्स थे, बस वही किए हैं। बेसिक सर 2 टाइप के शीट्स थे, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक सफिशिएंट है प्री के लिए, एडवांस सफिशिएंट है मेंस के लिए, ठीक है? मेंस में बहुत ठीक है, मेंस के बारे में तो अपन आगे में बात बात करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में भी बस नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 10 मिनट्स। ठीक है यार, बाद में अपन अभी कोई भी कमेंट ना करे, कोई भी मैसेज ना करे, क्योंकि अभी रीड तो नहीं करूंगा मैं। ठीक है, रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग में अगर बड़ी चीज देखी जाए तो पजल। पजल भी ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। जैसे सर बताते हैं, आप जो कुछ भी कंडीशंस है वो लिखो, कंडीशंस लिखो, एंड उस हिसाब से बिठाओ। पजल मतलब मुझे बहुत इजी लगता है पजल। सब चीजें दी है, बस आपको बिठाना है। अगर एक तरीके से नहीं बैठ रहे तो दो तीन चीजें ट्राई करो, दो तीन अजम्पशंस लो, बस इतना ही है। और प्री लेवल के पजल तो इजीली बन जाते हैं, बट वो इजी तब लगेगा जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। पहले दिन आपको थोड़ा सा टफ ही जाएगा, आपको थोड़ा सा अजम्पशंस लेने में टफ जाएगा। जब आप सीख जाओगे प्रैक्टिस से, आ जाएगा इजीली। ठीक है, बाकी रीजनिंग के लिए मैंने सर ने जो पढ़ाया बस वही किया है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो कुछ भी थोड़ा सा ट्रिक विक तो देखता था मैं भी यूट्यूब से, तो वो ट्रिक्स देखे मैंने। जैसे अगर जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ट्रिक्स है, प्लस प्लस माइनस माइनस ये वगैरह, तो वो चीजें देखता था। उसके बाद इनइक्वालिटी, ये नहीं इनइक्वालिटी नहीं, अगर सिलोजिज्म की बात करते, सिलोजिज्म सिर्फ सेंटेंस पढ़ के विदाउट डायग्राम कैसे सॉल्व करना, ये छोटे मोटे ट्रिक्स देखता था, बट उतने हेल्पफुल नहीं रहे। आखिर में तो डायग्राम बना कर ही सॉल्व करना पड़ा। तो रीजनिंग मतलब तीनों भी सब्जेक्ट इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, अलग कुछ नहीं करना है। जो सर ने सिलेबस में दिया है बस उतना ही करो। कुछ ऐसे अलग वीडियोस नहीं देखना है, कहीं अलग भटकना नहीं है, बस उतना ही करो। बस उसको जितनी ज्यादा बार कर सकते हो उतनी ज्यादा बार करो, फ्री के लिए ये सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस की बात करो, अच्छा जनरल अवेयरनेस अपन स्पेशली देखते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, व्हाट टू डू फॉर करंट अफेयर्स। ओके, सो मैंने लिखा है स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। देखो, करंट अफेयर्स बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि करंट अफेयर्स कैसे स्टार्ट, कब से स्टार्ट करें, प्री क्लियर होने के बाद स्टार्ट करें या फिर प्री का पेपर स्टार्ट होने के बाद करें। तो ये मेरा सजेशन है, आप आज से स्टार्ट करना चाहते हो आज से करो। बिकॉज करंट अफेयर्स इतना बड़ा है कि आप वो कम टाइम में नहीं कर सकते हो कुछ भी। आप कितना भी पढ़ो, आपके ब्रेन में वो फिट नहीं होगा, आपको याद नहीं रहेगा। ये ऑब्वियस है कि आज से भी कर रहे हो वो भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, पर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। एक अवेयर हो जाओगे आप पूरे वर्ल्ड के बारे में कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। तो ये अगर अवेयरनेस है तो जब एग्जाम पास में आ रही है उस समय पे जो भी करोगे वो इजीली फिट हो जाएगा आपके ब्रेन में, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अगर आप आज से कर रहे हो, हर एक चीज छोटा छोटा करो, ज्यादा टाइम नहीं दिया तो भी चलेगा। हाफ एन आवर या फिर 1 आवर आप एक दिन का देते हो करंट अफेयर्स के लिए, दो। सिर्फ आपको पीडीएफ रीड करनी है, पीडीएफ रीड करो अगर टाइम है आपको प्री और मेंस के लिए। ठीक है, हाँ। तो ठीक है, मैं करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा मैं कैसे करता था लास्ट में। तो ठीक है, व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ, करंट अफेयर्स डे वन से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करो। आपको लगता है नहीं हो रहा है, बहुत बोरिंग हो रहा है, तो बस आधा घंटा दो, 15 मिनट दो, पढ़ो, पीडीएफ पढ़ो। बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन। मैं स्पेशली अड्डा 247 के वीडियोस देखता था स्टार्टिंग में। तो बस वहां से अवेयरनेस लो। हमने गलती की थी, हमने स्टार्ट तो कर दिया था बट बहुत फोकसली स्टार्ट नहीं किया। बस मतलब कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, उस वक्त कभी रिवाइज नहीं किया। तो इसकी दिक्कत मुझे मेंस में आई। तो मैंने वो फिर अकेले बैठ के पूरा मतलब जब मेंस का पेपर था तो मुझे प्रैक्टिस के लिए बहुत कम टाइम मिलता था, करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ा था। तो वो एक मेरी गलती थी। तो स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, पहले दिन से स्टार्ट करो। थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चीजें चल रहा है। ये थोड़ा सा, क्योंकि आज तक हम अभी काम ही नहीं करते तो कभी पढ़ते नहीं है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से कुछ भी अवेयरनेस नहीं होती है वर्ल्ड के बारे में, तो वो एक अवेयरनेस आ जाएगी अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हो तो। उसके बाद वीकली रिवाइज करने की कोशिश करो। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स मेंशन किए हैं, अड्डा 247 है आशीष गौतम सर का। उसका स्टडी आईक्यू से मैंने एंडिंग में किया है। कपिल कटमल सर के भी बहुत अच्छे होते हैं करंट अफेयर्स। ओके, डिटेल में होते हैं। एंड अभी तो करंट अफेयर्स जो भी आते हैं वो बहुत डिटेल में आते हैं, तो आपको डिटेल में करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब अगर कुछ चीज हुई है तो उसके बैकग्राउंड में पूछेगा वो क्वेश्चन, वो स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी, अगर पीओ लेवल के एग्जाम देते तो। ठीक है, लास्ट टाइम तो आई थिंक क्लर्क में भी बहुत डिफिकल्टी क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद एवरी वीक रिवाइज करना है। क्यों डेली क्विजेस फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अभी देखो मैं क्या करता था ना, करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे क्विजेस अवेलेबल है, वो अड्डा ऐप पे भी है, टेक्स्ट बुक ऐप पे भी है। मोस्टली मैं टेक्स्ट बुक और अड्डा दोनों की क्विजेस देता था। तो कहीं भी आप घूमने गए हो,
फ्री टाइम है, बोर हो रहा है, बस क्विज खोलो और बस 10 मिनट की क्विज होती है, सॉल्व करो। अलग-अलग टॉपिक्स पे होती है, वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे होता है, नेशनल करंट अफेयर्स पे होता है, स्टेट वाइज़ भी होता है, कुछ बैंकिंग रिलेटेड भी होता है। तो इस तरीके से होता है क्विज़ेस। तो अलग-अलग आप सिलेक्ट करके करके आप बस 10-15 मिनट दे सकते हैं। हाँ, अफेयर क्लाउड्स भी अ, लाइक मैं पर्सनली मुझे ये लगता है अफेयर क्लाउड बहुत डिटेल में है, तो वो मेरे सर के ऊपर से ही जाता है हर बार, तो मैंने कभी ओपन ही नहीं किया उसको। तो अब वो बहुत लाइक बहुत डिटेल में भी है, तो उसे भी बहुत अच्छे से होता है। जो आप कर रहे हैं, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो वो कर सकते हैं, ठीक है? बट मैंने स्पेसिफिकली वहाँ से नहीं किया है, मैंने अड्डा को फ़ॉलो किया और स्टडी आईक्यू को फ़ॉलो किया, ठीक है? उसके बाद स्टडी आईक्यू कैसा है सर? मैं स्टडी आईक्यू फ़ॉलो करता हूँ। स्टडी आईक्यू मुझे अच्छा लगा, मतलब लास्ट क्लास में मैं करता था, मतलब डे वाइज़ नहीं कर पाता था, मुझे टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, तो वीकली एक पीडीएफ निकालता था और हर क्वेश्चन में डिटेल में गूगल पे सर्च करके डिटेल लेता था उसकी। एक न्यूज़ है, उसकी गूगल करो उस न्यूज़ को और उसकी डिटेल लो, बैकग्राउंड में क्या-क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इस तरीके से मैं डिटेल में करता था। लास्ट में क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था, ठीक है? तो आप डेली जो न्यूज़ है वो भी किए तो भी सफिशिएंट है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है अ, ओके, ये मैं थोड़ा-सा शेयर करना चाहता हूँ मेरे बैंक के एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वो एक फ़ियर है एग्ज़ाम का, ठीक है? व्हाट आई लर्न्ड फ्रॉम फर्स्ट बैंक एग्ज़ाम, देखिए मैंने ज़िंदगी में सबसे पहली बैंक एग्ज़ाम दी है, वो आई थिंक जुलाई में थी वो, जुलाई में पेपर था, जुलाई या अगस्त में, वो था एसबीआई क्लर्क का। वो एक फर्स्ट था, आई थिंक डेढ़ महीना, डेढ़ 2 महीना मेरा हुआ था प्रिपरेशन को एंड मैंने फॉर्म भरा था वो, ऑब्वियसली फॉर्म सब सर सर बोलते हैं कि फॉर्म भरने के लिए एक्सपीरियंस में मैंने भरा, 1 सेकंड, 49 ओके। मैंने फॉर्म भरा एंड मुझे अ, हाँ, एग्ज़ाम देने गया। मैं कुछ भी नहीं सोचा था, बिकॉज़ कुछ होप नहीं थी कि ये क्लियर होगा वगैरह। बस बिंदास गया, पेपर सॉल्व करके आया, नियरली 65 तक अटेम्प्ट हुआ। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि यार मतलब 2 महीने की, डेढ़ महीने की प्रिपरेशन 65 कर सकता हूँ, तो आगे वाला एग्ज़ाम ईज़िली काट दूँगा मैं। तो वो एक अलग से फर्स्ट कौन-सा एग्ज़ाम दिया एसबीआई क्लर्क, एसबीआई क्लर्क 2021 जो कि जुलाई या अगस्त में था समथिंग, ठीक है? तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया मेरा एंड उसी समय ये क्लियर हो गया था मेरे माइंड में कि विशाल तेरा रिजल्ट पक्का है, जो भी एग्जाम आएंगे नेक्स्ट, मुझे पता था नवंबर दिसंबर में एग्जाम आने वाले हैं, आते ही है, तो वो हो जाएंगे तेरे, ये एक कॉन्फिडेंस अंदर से ही बिल्ड हो गया था मेरे, जब वो एग्जाम देकर आया। स्कोर आई थिंक कुछ 55 वगैरह था, ठीक है? बट वो एक 2 महीने की प्रिपरेशन इतना हो सकता है तो इजीली हो जाएगा, ये एक कॉन्फिडेंस मेरा वहां से बूस्ट अप हुआ, ठीक है? माय थॉट प्रोसेस इन द एग्जाम फेज, देखो एग्जाम फेज अभी एग्जाम लाइक प्री आ रही है, 8 दिन है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर वो फियर होता है। अ, मेरे अंदर लिटरली कुछ भी फियर नहीं रहता, वो शायद इसकी वजह से भी, क्योंकि एक माइंडसेट बन गया है कि क्यों डरना भाई, एग्जाम ही तो है ना? क्योंकि मैंने 6 साल ऑलरेडी बहुत सारे फेजेस से गुजर चुका हूँ मैं, तो मेरे अंदर वो एक डर नहीं है। तो जब भी कोई एग्जाम होती है ना, तो मेरे अंदर डर नहीं होता है। और नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो 2-2 मॉक्स देते हैं एवरीडे, 2 प्री देते हैं और बाकी तो छोटे-छोटे पेपर बहुत सारे होते हैं। तो जब मैं आई थिंक एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम को गया ना, तो ये सोच रहा था मैं कि यार रोज़ तो हम 2-2 प्री देना पड़ता है, वहाँ जाके तो 1 ही देना है। मतलब मैं खुश था प्री देने के लिए, मतलब अलग ही वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब एग्ज़ाम देने के लिए जाता हूँ। तो इसकी वज़ह से मेरे अंदर वो फ़ियर नहीं होता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का पेपर अच्छे से बनता नहीं मेन टाइम पे, वो इसी की वजह से, बिकॉज़ उनके अंदर डर होता है। तो वो डर कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, इस पे फ़ोकस करो। बिकॉज़ अगर देखो, यार डर के क्या ही होगा? डर के तो पेपर बिगड़ने वाला है, तो डरो मत ना। ठीक है, ये बोलने से तो ऑब्वियसली नहीं होगा, इतना भी ईज़ी नहीं है। बट देखो आप डर को कैसे रिकवर ओवरकम कर सकते हो आप। खुद को ऐसा कमिटमेंट दो जिससे वो डर ही ना आए। खुद को ये बोलो कि यार ठीक है ना यार, ठीक है, नहीं भी हो गया तो क्या इश्यू है, नेक्स्ट वाला पेपर देंगे, कहाँ खत्म हो रहा है पेपर्स, ठीक है? इससे मुझे लगता है कि शायद वो डर नहीं आएगा। अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ें देख सकते हैं। तो मैंने ये पर्सनली फ़ील किया, मेरे अंदर डर नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने वो टाइम पे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया। बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि मैं उनके साथ पेपर, बहुत सारे लोग ये कम्युनिटी में है जो मेरे साथ थे। सीनियर टेस्ट सीरीज़ ग्रुप में था, एसबीआई ग्रुप में, और वहाँ पे मेरा स्कोर बहुत ही लो आता था, बहुत ज़्यादा नहीं आता था, ठीक है? एंड मोस्टली मैं एक्सपेरिमेंट ही करता था, तो मैंने कभी ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया स्कोर पे, ठीक है? एंड में मैंने बहुत फ़ोकस किया।
बट मैं ज़्यादा ऐसा डर नहीं लगता था कि यार मेरा बहुत ही कम आ रहा है। नहीं, बहुत टेंशन भी नहीं लेता था मैं, ठीक है यार, चल रहा है, मुझे पता है मैं रोज़ कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, हो जाएगा मैनेज। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा भी नहीं आता था, स्टिल आई कुड मैनेज टू क्रैक द एग्ज़ाम्स। ये इसलिए बिकॉज़ रियल एग्ज़ाम का टाइम होता है, उस समय पे आप कैसे मैनेज करते हो टाइम, इट्स ऑल अबाउट दैट, ओके? जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट आई फील आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेंटर। सेंटर पे जाने के बाद मैं एन्जॉय करता था, मतलब मस्ती करता बहुत। वहाँ पे तो हम उड़ाते हैं टीचर्स की, वहाँ पे जो लोग होते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, तो मैं वो फ़ियर निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद के माइंड को डाइवर्ट करता हूँ कि यार डर नहीं रहना चाहिए। मैं अलग मतलब सेंटर पे जाने के बाद बहुत सारे दोस्त बना लेता हूँ आजू-बाजू के, फिर उनके साथ कभी एग्ज़ाम की डिस्कशन नहीं करता हूँ कि क्या कर मतलब कहाँ ट्यूशन लगाई। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, कहाँ से प्रिपरेशन करते हो, सेल्फ प्रिपरेशन करते हो, कहाँ से मॉक टेस्ट देते हो, ये वो। ठीक है, ये पेपर के बाद डिस्कस करना राइट है, बट पहले कैसा ना वो एक फ़ियर आ जाता है, यार इसने तो बहुत सारे मॉक्स दिए, मैंने तो नहीं दिए। ये वो बहुत सारे फ़ियर आते हैं, तो वो नहीं करना है। जाना, अलग बातें करना, कहाँ से हो, ये वो, डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें और खुद के माइंड को डाइवर्ट करना और एग्ज़ाम जैसे ही एग्ज़ाम टेबल पे बैठे हो, उसके बाद मेन फ़ोकस रहना चाहिए, बस गाड़ना है, जितनी ज़्यादा अटेम्प्ट हो सके उतनी ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। जो कुछ भी आपने डिसाइड किया जब एक्सपेरिमेंट करते हो, जब डिसाइड एक्सपेरिमेंट में डिसाइड करते हो, बस वो दिमाग में रखना है कि इसको तो क्रॉस करना है, दैट्स इट। ये रखो दिमाग में, अच्छे से टाइम मैनेज करो, एग्ज़ाम के मेन पेपर के दिन हो जाएगा ईज़िली, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा इसके बारे में बात करते हैं प्री एंड मेंस। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड आई थिंक, यस, ठीक है? यस, प्री में स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है एंड प्रैक्टिस। प्री इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड और स्पीड कैसे आएगी? प्रैक्टिस से, ठीक है? एंड कम्युनिटी टेस्ट सीरीज़ मैंने लिखा है। मुझे लगता है कम्युनिटी की टेस्ट सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल है ये इसकी वजह से भी बिकॉज़ इट इज़ कंपल्सरी। बाकी जगह पे जाओगे, कभी दोगे, कभी नहीं दोगे, बट स्वप्निल सर ने वो कंपल्सरी एक ज़ोन क्रिएट किया है, तो जिसकी वजह से डेली ओके एक फ़ियर होता है, जिस वजह से देना ही होता है। तो अ, मतलब वो डर से तो मैं देता था कि यार सर का मैसेज आ जाए या सर रिमूव कर दे ग्रुप से। तो कम्युनिटी टेस्ट सीरीज़ एक बहुत एक मतलब क्या बोल सकता हूँ, एक बहुत सही सही है, जहाँ पे प्री के भी पेपर्स देते हैं और सेक्शन वाइज़ भी देते हैं। तो वहाँ पे ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है? अभी तो मैंने सुना है सर नई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ का पैटर्न सेम होगा। जो आप ऑफलाइन में अभी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो टेलीग्राम थ्रू, वहाँ पे भी आपको टाइम के अंदर देना होता है, उसके बाद वहाँ पे भी कंसिस्टेंसी से देना होता है, अदरवाइज़ आपको रिमूव किया जाता है। वैसे ही ऑनलाइन एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं सर, जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली देना है, 3 दिन एटलीस्ट नहीं देते हो आप कंसिस्टेंसी से एग्ज़ाम, तो आपका ब्लॉक हो जाएगा आईडी। उसके बाद आपके पास आई थिंक कुछ टाइम स्पैन रहेगा, उसके अंदर ही देना है, अदरवाइज़ आपके वो पेपर्स उस दिन के गायब हो जाएँगे। तो इस तरीके से कुछ सर मतलब डिस्कशन में आया है। तो ये तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है सर का और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? अभी मैं आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करूँगा तो मेरे लिए भी ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कम्युनिटी की स्पेस सफिशिएंट है एंड उसके साथ-साथ ऑनलाइन का तड़का तो सर देते ही है एंडिंग-एंडिंग में, ऑनलाइन, ऑफलाइन बहुत हेल्पफुल होता है वो। फ्री के लिए तो मतलब वो एक नशा चढ़ना चाहिए, मेरे अंदर वो एक मुझे लगता है कि वो एक नशा था। अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, दूसरी दो फ्री, तीसरी दो, मतलब एक दिन में 4-4 भी दिए मैंने कंसिस्टेंटली फ्री। मतलब वो एक लग जाता है ना एक क्या बोल सकते हैं जैसे कोई गेम खेलते हैं और हार रहे हैं तो और खेलने की इच्छा होती है, वैसे फ्री का, तो वो आना चाहिए, वो एक फेज़ होता है, वो आना चाहिए। माइंडसेट अच्छा है, आ जाता है वो फेज़ भी। उसके बाद मेंस के लिए स्पेशली मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। जो कुछ भी था फ्री के लिए ही पूरी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद जो शीट्स देते थे अरिथमेटिक या पज़ल की जो हायर लेवल के थे उसके मतलब उससे ही मेंस की भी प्रिपरेशन हो ही गई थी। जब एक्चुअली प्री का पेपर हो गया उसके बाद मेन का प्रिपरेशन स्टार्ट किए। उसके बाद थोड़ा-सा हायर लेवल क्वेश्चन्स वगैरह प्रैक्टिस किए और बाकी तो मॉक्स देते थे। मॉर्निंग में 1, शाम में 1, 2 मॉक्स देते थे। एक तो मतलब सर हाँ, सर की जो ऑनलाइन कम्युनिटी में वहाँ पे 1 मॉक होती थी दिन में। तो मैं जैसे जैसे मेरा प्री क्लियर हुआ उसके बाद मैं वो नहीं देता था, मैं ऑनलाइन के टेस्ट सीरीज़ देता था। एक मॉर्निंग में, एक शाम में या फिर एक आफ्टरनून में, एक शाम में, रात में। तो इस तरीके से करता था, 2 मेंस के पेपर देता था मैं। तो स्कोर तो कभी नहीं दिखा मुझे मतलब ऑनलाइन पेपर में, मॉक्स में। क्वांट में शायद ही एक आधा क्वेश्चन उठा लेता था।
बट मुझे पता था इससे थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा एक्चुअल पेपर, तो हो जाएगा ये मुझे पता था। ठीक है? तो मेनली मेंस इज़ ऑल अबाउट राइट क्वेश्चन सिलेक्शन। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ भी होते हैं, बहुत ईज़ी भी होते हैं। आपको क्वेश्चन मिल गया ईज़ी, आपका बन गया मेंस। अगर आप वो ढूँढ नहीं पाए ईज़ी क्वेश्चन, तो थोड़ा-सा अटक जाओगे उसमें ही। ठीक है? एंड ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, थोड़े हायर लेवल। प्री एंड मेंस में इतना ही डिफरेंस है, वही सब कुछ है, कांसेप्ट वही है, बस उसी कांसेप्ट को थोड़ा-सा और लॉजिकली यूज़ करना है आपको, थोड़ा-सा और क्रिएटिवली यूज़ करना है। क्वेश्चन्स सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ट्रिकी करते हैं, इतना ही है। तो मेंस का इतना डर नहीं रखना कभी भी। आप प्री क्लियर करते हो, अगर आपके कांसेप्ट्स क्लियर है अरिथमेटिक के, पज़ल के, डीआई के, मेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक? बस थोड़ा-सा दिमाग लगाना होता है मेंस में, बाकी कुछ नहीं। ईज़ी भी बहुत बहुत ईज़ी भी क्वेश्चन्स होते हैं मेंस में, बट उसको पकड़ने में आप कामयाब रहे, प्री भी क्लियर मेंस भी क्लियर, ठीक है? बाकी तो जनरल अवेयरनेस एंड ऑल ये सब चीज़ें ऐड होते हैं मेंस में। जनरल अवेयरनेस में जैसे स्टैटिक जीके भी उतना नहीं किया मैंने, स्टार्टिंग-स्टार्टिंग में करते थे बट बहुत बोरिंग लगता था बिकॉज़ बहुत सारा एक वास्ट है स्टैटिक जीके। हर स्टेट के रिवर्स पढ़ो, हर स्टेट के एयरपोर्ट्स पढ़ो, हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट डैम्स पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें थे। तो स्टार्टिंग में कुछ पढ़े उसके बाद तो इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो बाद में पता चला कि ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन्स भी नहीं आते स्टैटिक जीके के, तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा इसमें फ़ोकस नहीं किया स्टैटिक जीके पे। जो करंट न्यूज़ में आते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड वो पढ़ता था, वही किया मैंने। रही बात बैंकिंग अवेयरनेस की, बैंकिंग अवेयरनेस अड्डा से मैंने एक कोर्स परचेज़ किया था बैंकिंग अवेयरनेस का स्टार्टिंग में बिकॉज़ अपनी कम्युनिटी प्रोवाइड नहीं करती थी, आई थिंक अभी कर रही है। तो उस समय पे वहाँ से बैंकिंग अवेयरनेस मैंने किया। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा करके रखा था मैंने बैंकिंग अवेयरनेस लाइक पहले फर्स्ट सेकंड मंथ में ही, तो बस उतना ही, उसके बाद मैंने नहीं किया। जब मॉक्स देखा था तब पता चला बैंकिंग अवेयरनेस से भी रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं आते। ठीक है, बैंक से रिलेटेड जो करंट न्यूज़ है वो तो ऑब्वियसली आते हैं, जो बैंकिंग अवेयरनेस से बाकी वो नहीं आता, तो मैंने नहीं पढ़ा। एंड वो नहीं आता उतना मेंस में, वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए आप काम में आता है और इंटरव्यू उसी पे होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है? तो बस इस तरीके से चीज़ें हुए सब कुछ, ठीक है? बाकी अभी प्रशांता सर की अपन स्टोरी सुनेंगे, उनकी जर्नी सुनेंगे, उनसे कुछ चीज़ें चीज़ें सीखेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चन्स आंसर्स के लिए अपन ओपन रहेंगे, ठीक है? चलो प्रशांता आर यू रेडी? ओके, ओके विशाखा। यस, 1 सेकंड। ओके यस यू कैन टॉक नाउ। ओके। चलो, मेरा नाम प्रशांत सिंह है, मैं आसाम से हूँ। मैंने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन यहीं से करी है, फ्रॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, यस, यू आर ऑडिबल। तो चलो, मैंने कॉलेज भी यहीं से करी है, तो और मैं पास आउट हुआ था 2020 को। फिर मैंने देखा क्या करा जाए, तो मुझे बैंकिंग का सूझा। तो इनिशियली मैंने स्टार्ट करी 2020 में, पहला एग्ज़ाम दिया था मैंने आरआरबी का। तो मैंने बस कैजुअली ले लिया था, बस एक बार देख लूँगा क्या होता है, मतलब प्रिपरेशन उतना था नहीं। फिर देखा ठीक है, मेरा प्रिपरेशन जैसा था वैसा बिल्कुल ही नहीं था ऑलमोस्ट, बस ऐसे कैजुअली देने गया। हाँ, ऐसे ऐसे इस चक्कर में 2-3 ऐसे ही दे दिए। फिर लगा यार दे सकता हूँ, हो सकता है मेरा। हाँ, प्रशांता बहुत लो वॉइस लग रहा है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा वॉइस बढ़ा सकते हैं? अभी आ रहा है? यस, यस, अभी आ रहा है। हाँ। अच्छा, वीडियो के लिए तो मैं इनेबल इनेबल नहीं हूँ, आई थिंक डिसेबल कर रखा है होस्ट ने। पता नहीं, ऐसा टेक्निकल ग्लिच होगा कुछ। चलो यार, वॉइस से काम चला लो। प्रशांत वीडियो ऑन कर सकते हैं आप, यू आर अच्छा, अलाउड। ठीक है, ओके। हेलो, अभी मैं रेंटेड एकोमोडेशन में हूँ, तो सॉरी फॉर द मिस। तो हाँ यार, तो मैं कहाँ था, हाँ। तो मैं था पहले, बस इनिशियली बस देने गया था एग्जाम, बिना किसी प्रिपरेशन के आरआरबी दिया था, फिर आईबीपीएस पीओ दिया था। हाँ,
तब 2020 में जितने पीओ के आए थे उतने दे दिए थे मैंने, बिना प्रिपरेशन के। फिर लगा कुछ किसी का गाइडेंस चाहिए होगा। फिर ऐसे सर्च करते-करते वही सर का ऐड दिखा फेसबुक पे, और फिर हम लोग और विशाल एक ही बैच के हैं वैसे। तो एक साथ ही जॉइन करा हमने। फिर आगे की जर्नी तो विशाल ने ही बता दिया है। फिर मैं कुछ इसमें कुछ एक और ऐड ऑन्स करना चाहूँगा, फिर बाद में हम लोग, आप लोगों को तो पता ही होगा, वही 21 डेज़ के बाद एक टेस्ट सीरीज़ आपको देना होता है, तो वही करा हम लोगों ने भी। तो वो जर्नी तो विशाल ने बता ही दिया है, तो हम लोगों की जर्नी कॉमन ही है। तो कुछ ऐड ऑन्स करना चाहूँगा, सपोज़ जैसे कि हो गया इंग्लिश में मैंने करा था वही, जो क्या था? हाँ। रीडिंग करा था वो, जैसे कि नॉवेल्स हो गया। मुझे नॉवेल्स वैसे इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन बस इनिशियली पढ़ने के लिए खरीद लिया था बस। लेकिन बाद में हुआ नहीं। मैं बस टिक करा मैंने न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में आप देखिए, मतलब कोई सा भी टॉपिक ले लो, उसमें आर्टिकल्स रहते हैं, उसमें वो आप ग्रामर्स के लिए भी यूज़ करें। और फिर मैंने वो ग्रामर्स के लिए भी यूज़ करा, और फिर किसी टॉपिक मुझे अच्छा लगता था वर्ल्ड अफेयर्स और बिज़नेस इकोनॉमिक्स, वो टॉपिक अच्छा लगता था। तो वो मुझे बेसिकली वो बाद में हेल्प भी करा मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, और फिर ग्रामर ग्रामर के बारे में भी। अच्छा, मेरी बैकग्राउंड मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, तो मैं यार कॉमर्स में हूँ। मैंने ग्रेजुएशन करी है कॉमर्स में। फिर नाइट तो एक और आई थिंक विशाल ने एक मिस करा था शायद। आई थिंक वो जो सर ने एक एक्टिवेट करा था हमारा डेली रूटीन करके, आई थिंक हाँ बताया था उसने। वो मुझे काफी इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि एक गिल्ट जैसा होता है। आपने मतलब टाइम कैसे पूरा सुबह उठ के कैसे करा, वो फिर जब आप एक एक टाइम लिखते हो ना, कब कब क्या क्या करे हो आपने, तब एक लगता है, मतलब एक कुछ अगर अगर कुछ गलत लिख रहे हो, तो आप खुद को ही मतलब कुछ कर रहे हो, मतलब लगता था ऐसा। तो वो गिल्ट अंदर से आती है। और फिर रिगार्डिंग नेक्स्ट हाँ, बाद में तो मेरा तो जर्नी ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐड क्या करूँ मैं? और फिर चलो मेरी जर्नी बता देता हूँ, मतलब प्री का हो गया। और फिर जो मैंने प्री में करा था, प्री में मेरा एसबीआई क्लर्क का जो क्लरिकल लेवल का था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने पीओ दे रखा था, लेकिन इस क्लरिकल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फिर वो क्लियर हो गया। फिर मेरा क्लियर हो गया। फिर वो हम लोग मिलिट्री कैंप में ही थे, तब तब जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसी में ही क्लियर हो गया था। फिर थैंक्स टू कोविड एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ थोड़ा टाइम मिल गया। तब मेरी प्रिपरेशन उतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा कोविड की वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। 1 महीने थोड़ा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो उसमें थोड़ा और प्रिपरेशन करने को मिला। उम, तो उसमें हो गया था मेरा। और रिगार्डिंग करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक ग्रुप सर ने सबको एक ग्रुप असाइन कर रखा था। 3-4 करके सबका एक ग्रुप असाइन कर रखा था। उसके लिए हम लोगों ने इनिशियली पहले एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जैसे कि हर कोई अलग-अलग साइट से देखना हो गया, और फिर उसके बाद हर किसी का अलग-अलग स्लॉट रहता था, 15 मिनट 10 मिनट करके। हम लोगों ने एक टाइम सेट कर रखा था, और सब बता रहे थे, मतलब आज के दिन का सब अपने-अपने करंट अफेयर्स शेयर कर रहे थे। तो वैसा करा हम लोगों ने। फिर बाद में हम लोगों ने करा एक वीकली का रिवीजन कर रहे,
वीक में एक दिन का रिवीजन कर रहे थे, मतलब पूरे हफ्ते में जो करा था फिर से वो रिवाइज कर रहे थे करंट अफेयर्स का, तो वो एक रह गया। तो करंट अफेयर्स में हाँ वैसे ही करा था। और फिर अपने मतलब खुद का एक बना रहे थे, मतलब इसके अलावा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो इंग्लिश का भी हो गया। इंग्लिश में ग्रामर्स के जो टॉपिक थे उसको अलग एक्सटेंसिवली हम लोग खुद डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में। और फिर जो डाउट्स थे, सपोज सब कुछ तो हम लोगों को आता नहीं था, तो जो बच रहे थे वो सर मास्टरमाइंड मीटिंग जो ले रहे थे उसमें पूछ रहे, हम लोगों ने करा था वो। हाँ मेजोरिटी वही है। और फिर एक तो रहता था दिन का 1 से 5 बजे तक का स्लॉट तो था ही वो। हाँ वो था। हाँ वो तो मॉक टेस्ट का ही रहता था, वो रिलीजियसली मैं फॉलो करता था। वो रिलीज मोस्ट ऑफ टाइम ट्राई करता था। मेरा ज़्यादा मिस नहीं हुआ था मुझे जितना तक याद है। और हाँ कंसिस्टेंसी, हाँ तो वो तो चाहिए हमारे ग्रुप में। हाँ वो तो एक हार्श ट्रूथ तो है, मतलब ज़्यादा लोग इतना थे नहीं, कंसिस्टेंट थे नहीं। और था फिर हाँ फिर मैं शेयर करना चाहूँगा वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी। वो था मैं काफ़ी मॉक्स हो रहे थे, तो इससे मेरा काफ़ी एक दायरा बढ़ रहा था मेरा। हम्म, एक कॉन्फिडेंस आ रहा, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा था। और फिर प्लान कर रहा था वो कैसे कैसे पैटर्न कैसे कैसे आ सकता है और कैसे दे सकता हूँ। जैसे कि हो गया इंग्लिश का तो उतना ज़्यादा था नहीं, मेरा मैनेज हो रहा था। मेरा क्वांट में मैं काफ़ी स्लो था। हम्म, क्वांट के लिए हाँ फिर मेरा टाइम स्लॉट सो तो हाँ मेरा क्वांट में काफ़ी स्लो था। फिर 20 या 25 हो रहे थे मेरे, तो मैं पहले से प्री एज्यूम करके एक प्लान बना के चल रहा था एग्जाम में क्या क्या अटेम्प्ट करूँ। वो मैं एक स्ट्रिक्ट दायरा फॉलो कर रहा था कि मैं बाकी का कुछ देखूंगा ही नहीं, जो आ रहे थे वो ही करूंगा। एक प्लान करके जा रहा था मैं। वो मैंने मेंस में भी अप्लाई करा और प्रीलिम्स में भी अप्लाई करा। सो हाँ तो आई थिंक विशाल सर ने ज़्यादा तो बता दिया है, मेरा कुछ ऐड करने को है नहीं। तो हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे जाएं। विशाल हेलो। Yes, yes, yes. One second. So yes, guys. Question and answer कर सकते हैं अभी. Uh, I don't know. We can allow to talk. One second. Sir, are you there? Swapnil sir. I think sir busy है. Okay, fine. Uh, आप चैट में ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आंसर करेंगे उसका. सर जीए की नोट्स एक फैक्ट है, मतलब मैं कह पहले पहले मैंने भी करा था, जीए की नोट्स बना रहा था, लेकिन बाद में लेकर काफी टाइम ले रहा था। तो आप पहले देख लो, पहले आप अगर कंफर्टेबल हो तो अगर टाइम मैनेज हो पा रहा है तो आप कर सकते हो। फिर अगर नहीं हो पा रहा तो मैंने एक कर रखा था सीए के जो एक कंपाइल फाइल करके पीडीएफ बना रहा था, पीडीएफ के बाद वो प्रिंट आउट निकाल रहा था, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ रहा था। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। हाँ करंट अफेयर्स के ऐसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस है.
सर टाइम मैनेजमेंट का कोर्स बता दो प्लीज एक बार, कौन सा था? यार मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई यादव थे जिनका कोर्स किया था मैंने। बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप उन्हीं का ही करो। एंड मेरे पास उस समय पे जैसे बहुत सारी चीजें थे, जॉब था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा था टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप भी करो वो। ठीक है। उसके बाद लाइक क्या है, टेस्ट एनालिसिस कैसे करें? बट यार मैं वन टू वन देखता हूँ। मेरे डाउट है, हर्षिता गिरे, आपने जान एग्जाम देना स्टार्ट किया, पहले कितने मार्क्स आते थे और कब जाके मार्क्स इंक्रीज होने लगे? आपके सब सब्जेक्ट से स्ट्रॉन्ग एंड सब्जेक्ट से वीक सब्जेक्ट, ओके, प्री एंड मेन स्कोर, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, ओके। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में भी ये पॉइंट है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने स्टार्ट किया था जून से एक्चुअली, मतलब मेन प्रिपरेशन। उसके पहले हैकाथन राउंड्स फॉलो किए थे जो 20 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। तो मेनली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 1 जून से। यस यस, जून। ओके, तो कितने मार्क्स आते थे? तो स्टार्टिंग में देखिए प्री का, लाइक क्लर्क लेवल का प्री की बात करो तो फिर 30-40 वगैरह आते थे स्टार्टिंग में। मतलब मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट क्योंकि लेवल्स भी अलग अलग होते थे, कभी प्री का देते थे, कभी क्लर्क लेवल का प्री देते थे। तो 30-40 वगैरह पकड़ लो। एंड फिर उस समय पे मैंने फोकस नहीं किया स्कोर पे, बिकॉज सर ने ये बोला था कि फोकस नहीं करना है स्कोर पे। तो हम स्कोर पे फोकस नहीं करते थे, बस रोज जैसे इंजॉयमेंट, जैसे बस मॉक देना के काम, उसका एनालिसिस करने का काम। और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मॉक्स दे रहे हो तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर मॉक्स देने का कुछ भी फायदा नहीं। ठीक है, तो मेक श्योर आप एनालिसिस कर रहे हो। तो ऐसा कुछ खास स्कोर मुझे याद नहीं आ रहा, बट बहुत कम ही आता था, स्कोर पे ध्यान नहीं दिया। बट जब अगस्त आया, सितंबर आया, नहीं नहीं, आई थिंक नवंबर में एग्जाम से, मतलब अक्टूबर में वगैरह शायद सर ने बोला था कि अभी फोकस करो, स्कोर बढ़ाने पे फोकस करो। तो उस समय पे हमने ध्यान दिया स्कोर पे। तो उस समय पे भी अगर क्लर्क लेवल का है तो 60 के ऊपर नहीं जाता था, क्योंकि मोस्टली हम स्मार्ट केडा के पेपर्स देते थे। और जो ऑफलाइन पेपर्स है वहाँ पे 60 तक वगैरह जाता था, तो वहाँ पे भी ज्यादा नहीं जाता था। पर मुझे ये पता था, मैं भी इतना कॉन्फिडेंट था कि जो भी मेरे यहाँ पे स्कोर आ रहा है उससे 15-20 स्कोर ज्यादा ही आएगा मेन पेपर में। वो अलग ही कॉन्फिडेंस था, पता नहीं, मुझे ये लगता है मे बी वो इजी होते हैं पेपर्स, इसीलिए भी। ठीक है, बाकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट ऐसा मुझे नहीं लगा कुछ भी। तीनों में मैं एवरेज हूँ, तीनों भी बेस्ट नहीं है, तीनों में भी एवरेज हूँ मैं। हाँ, एक इंग्लिश और कैसे इम्प्रूव क्वेश्चन किया? था। देखिए प्रश्न था। हाँ, एक डीआई का क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तो डीआई के लिए उतना कुछ करना नहीं पड़ता। हम लोगों ने जितना करा, सिंप्लीफिकेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना डीआई डीआई में उतना ऑलमोस्ट उतना सफिशिएंट है मुझे लग रहा है। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा होगा तो डीआई में ऑटोमेटिक आपको हेल्प करेगा। डीआई के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता। ओके, एक क्वेश्चन है, हाउ टू बूस्ट इंग्लिश स्कोर, अभिजीत ने पूछा है। तो अभिषेक देखिए, इंग्लिश स्कोर बूस्ट करने की टेक्निक नहीं है, ट्रिक्स नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं लोग, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली यू नीड टू गिव टाइम टू द इंग्लिश। आप एक दिन में इंग्लिश में स्कोर बनाता हो बोलोगे तो नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। इट इज दी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अगर इंग्लिश को बात करें, मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको बेसिक से स्टार्ट अगर किया है, रीडिंग राइटिंग, तो वो चीजें कंसिस्टेंट रखो, आपको दिखेगा स्कोर बढ़ना। उसके बाद रोज आप मॉक्स दे रहे हो तो उसको डिटेल में एनालिसिस करो। आप देखो अगर एरर रॉन्ग हो रहा है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है, देखो। और अगर कोई नई चीज है तो वो लिख कर रखो, ये करो। और रीडिंग कंटिन्यूस रखो, मुझे लगता है ये सफिशिएंट है। कोई ट्रिक विक नहीं है इसके बाद, इसके अलावा। वोकेब्स के लिए आप वो न्यूज़पेपर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो एक आर्टिकल होता है, या इंडियन एक्सप्रेस का एक सेक्शन होता था, जो कि आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, वो आर्टिकल राइटर्स लिखते थे वहाँ के। आइडियल पेज। हाँ, आइडियाज पेज, हाँ। तो उसमें उसमें से तो आपको हेल्प मिलेगा। नए नए वर्ड्स मिलते हैं, और वो रोज रोज के दो तीन तो नए वर्ड्स मिलेंगे ही। वो उससे बढ़ जाएगा आपका vocab। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी सबका तो एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं पॉसिबल होगा। तो जो भी हम बता रहे हैं अभी, मेन मेन क्वेश्चन ही हम लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा बुरा मत मानिएगा, मानिएगा कि हमारे क्वेश्चंस नहीं लिए गए ये वो। ठीक है,
नॉट एन बिग इशू, जो भी हम बता रहे हैं बस वहां से देखिए अपने क्वेश्चन से आंसर ढूंढ मतलब कैसे मिलता है ये देखिए। और ठीक है वट। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाँ, न्यूज़पेपर की सब्सिट्यूट नॉवेल है क्या, लाइक विंग्स ऑफ फायर वगैरह। देखिए जैसे ये नॉवेल्स बुक्स है, यहाँ पे इजी इंग्लिश यूज होती है नॉर्मली, और एडिटोरियल की इंग्लिश होती है, वो एक लेवल होता है पेपर के हिसाब से। तो आप प्रेफर करो एडिटोरियल पेज ही। ओके, बिकॉज जैसे ये नॉवेल्स होते हैं बहुत इजी लैंग्वेज होती है, बिकॉज ये इसलिए बनाए होते हैं बिकॉज लाइक वो रीड करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, मतलब रीड करने चाहिए आपने, उनके सेलर्स बढ़ने चाहिए मोस्टली। ठीक, तो खाली टाइम में आप पढ़ो, बहुत अच्छी बुक्स है, इससे माइंडसेट आपका बिल्डअप होगा। ठीक, देखिए प्रशांत नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉक्स के साथ स्टडी एंड प्रैक्टिस कैसे मैनेज करें? देखिए वो मॉक्स तो एक टाइम फ्रेम रहता है, वो आप स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलिए। बाकी तो दिन की, वो तो दिन के 4 घंटे ही हैं, बाकी तो दिन में 20 है। तो हम लोगों ने वैसे ही करा था, वैसे ही अप्रोच लेकर करा था। मॉक्स तो दिन के 2-3 घंटे ही होते हैं, बाकी का टाइम तो आप प्रिपरेशन करें। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन कोई तो है, आर्घ्य दे। Sir, I have only 4 to 5 hours left after working in a day. It is possible to crack SBA. If possible, then how to manage the time? देखिए अभी हाउ टू मैनेज द टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। देखो अभी हम तो शेड्यूल बनाकर नहीं दे सकते ऑब्वियसली। तो आप एनालाइज करो, अगर आपके पास 4 घंटे, तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, आप कौन से सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो। तो जिसमें थोड़ा सा वीक है उसको ज्यादा टाइम दो। फिर कंसिस्टेंट रहने चाहिए, तो कंसिस्टेंट अगर एक दिन में आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो अल्टरनेट डेज पे डालो चीजें। जैसे ठीक है, अगर मान लेते हैं रीडिंग आपकी या फिर राइटिंग डेली नहीं हो पा रही है, तो मेक इट मतलब अल्टरनेट डेज पे उसको रखो, कोई इशू नहीं है, बट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो चाहे एक दिन के बाद कर रहे हो बट वो वैसे ही कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। रही बात जॉब के साथ, ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि जॉब के साथ मतलब आपका शेड्यूल बताइए, जॉब के साथ आपने कैसे मैनेज किया या फिर हम कैसे करें। तो देखिए अभी मेरा शेड्यूल ऑब्वियसली वो एक मतलब मैंने सेट किया था, वो डिफरेंट था, ये इट डज नॉट मीन कि आपका भी सेम होना चाहिए। आप खुद को एनालाइज करो, खुद की थॉट प्रोसेस को एनालाइज करो, उसके हिसाब से अपना प्लान बनाओ। मैंने जैसे बताया मॉर्निंग में मेरा एक सेट होता था, मॉर्निंग में क्या क्या चीजें करना है, मेडिटेशन एंड ऑल। उसके बाद न्यूज़पेपर पे ज्यादा फोकस, मतलब इंग्लिश पे ज्यादा फोकस टेस्ट के पहले होता था मेरा। ठीक है, बिकॉज रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग ऐसा थोड़ा सा बोरिंग है, तो दिन में या इवनिंग में नहीं कर सकता, मैं रात में नहीं कर सकता, बिकॉज और कैसा वो नींद आ जाती है या फिर बोर बहुत ज्यादा होता है, बट मॉर्निंग में फ्रेश माइंड होता है, तो चीजें एंटर होते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल अपने हिसाब से बनाइए, आप अपनी देखिए आपकी हैबिट्स देखिए। अगर आप लाइक ज्यादा देर तक रात को जग सकते हो तो रात में ऐड करिए चीजें। अगर आप सुबह सुबह उठने वाले में से हो तो सवेरे ऐड करिए चीजें। तो मुझे लगता है कि शेड्यूल तो अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं, आप देखिए आपको कौन सा सूट होता है। ठीक है, वोकेबलरी की बात करूँ तो मैं एक चीज करता था, जो भी रीड करता था मैं वो गूगल पे मतलब जो गूगल ट्रांसलेटर होता था वहां पे सर्च करता था, और वहां पे सर्च करने के बाद वो एक पूरा एक लिस्ट स्टोर हो जाती थी, और मैं वीकेंड पे वो सभी वर्ड्स एक पेज पे एक बुक बनाई थी, वहां पे लिखता था मैं। तो इस तरीके से वोकेबलरी मैंने काम किया, बट उतना भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव नहीं है मेरा वोकेबलरी अभी भी, और बहुत बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है वोकेबलरी। ठीक है, बहुत मतलब एक पकड़ लो 100 में से 10-15% इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। वर्क प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल तो वही भाई। हाँ, क्लर्क के लिए थोड़ा कम है, मतलब क्लर्क को थोड़ा ज्यादा जल्दी टाइम जाने को मिलता है, वही वही है बस। पीओ को थोड़ा ज्यादा रुकना होता है। ओके, आप एक्चुअली प्रश्न था, आप एक्चुअली बैंक में अभी वर्क कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि एक्चुअली क्या क्या काम कर रहे हैं, फिर अभी स्टार्ट कैसे हुआ आपका वहाँ पे। एज ऑफ नाउ अभी तो, हाँ, तो मैं अभी बस कस्टमर डीलिंग उतना, कस्टमर डीलिंग मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। मैं बेसिकली कंज्यूमर ट्रांजेक्शन्स देख रहा हूँ, और फिर वही बेसिक जो होते हैं, बैलेंस देखना, वो पासबुक एंट्री का, बस वही। ओके, अभी एज ऑफ नाउ पीओ के लिए मुझे इतना पता है कि लाइक ब्रांच में जाने से पहले ट्रेनिंग सेंटर में जाऊंगा मैं, नियरली 45 डेज की ट्रेनिंग होगी। एंड उसके बाद हर चीज करनी पड़ेगी, चाहे वो
कैशियर बनना पड़े या फिर वो कस्टमर से डीलिंग करनी पड़े, पीओ को भी करना पड़ता है 2 साल, हर एक चीज़ छोटा-छोटा करना पड़ता है, वो एज़ अ ट्रेनिंग होता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर 2 साल के बाद प्रोबेशन पीरियड एंड होता है, उसके बाद आपके एक असेसमेंट किया जाता है, आपकी एक टेस्ट दी जाती है। आंसर बिल ऑन इट, व्हाट इज़ दिस? ठीक है, तो उसके बाद फिर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। तो पीओ के लिए तब काम होते हैं क्लर्क लेवल के भी और मैनेजर लेवल के भी, वो ब्रांच पे डिपेंड करता है, ब्रांच छोटी है तो आपको स्टार्टिंग से ही थोड़े से बड़े-बड़े काम मिलेंगे, हाँ। इस तरीके से रहता है। एक क्वेश्चन है, बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल होता है मेंस में, उसके लिए कुछ बताइए। देखिए, जो बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बट बैंकिंग अवेयरनेस की बात करोगे तो उसका ज़्यादा रोल नहीं होता मेंस में, वो इंटरव्यू में होता है। जो बैंकिंग अवेयरनेस में जो भी आता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम वो उतना कुछ नहीं पूछता, एक आधा क्वेश्चन आया तो आता है। जैसे एक्ट वगैरह वो बहुत रेयर पूछते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन किसने करा था? एक स्क्वायर रूट और मल्टीप्लिकेशन टेबल समथिंग का। तो उसके लिए पहले तो मैंने करा था, पहले रिटन राइट डाउन करके करा था। फिर बाद में होते-होते प्रैक्टिस करते-करते होता गया कि मैं अपने मन से करने लगा था। तो आप दिन के मतलब ज़्यादा टाइम नहीं निकालना नहीं पड़ता। आई थिंक हाफ एन आवर दिन का इनफ है। आप दिन का स्टार्ट उसी से करिए। न्यूज़पेपर के साथ वही आधा घंटे का वो ऐड कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि चीज़ें मन में सॉल्व करें। मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट हो गया और फिर सीरियली मत जाए। पहले आप इनिशियली सीरियली कर सकते हैं, मतलब 10, 11, 12 बाद में रैंडमली किसी भी नंबर को आप पिकअप करिए मन में और फिर उसको मन में ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो उससे हेल्प होगा। ठीक है, कोई पूछ रहा है कि सर आपने भी 21 डेज़ का चैलेंज फॉलो किया था क्या? हाँ, हमें भी 21 डेज़ का हाँ। चैलेंज था उस समय पे एंड वो 10 टाइम्स करने आपको भी लगाते होंगे, हमें भी लगाते थे। कभी-कभी जैसे अभी हमें देखने वाला कोई नहीं था, आपको भी देखने वाला कोई नहीं बिकॉज़ ऑनलाइन हो, तो हम कभी-कभी कर लेते थे 7-8 बार। बट जब नेक्स्ट वीडियो देखते थे तो वो एक फ़ील आता था, गिल्ट आता था, जब सर बोलते थे कि अगर आप चोरी कर रहे होंगे तो आपका रिज़ल्ट कभी नहीं आएगा। तो वो सुनने के बाद एक गिल्ट आता था, तो फिर कभी ऐसा इच्छा ही नहीं हुई कि यार कम करते हैं क्योंकि यार हमें ज़रूरत है, हमें रिज़ल्ट चाहिए एंड क्या सर को क्या करना है? आप करो, नहीं करो, है ना? तो मुझे पता है कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए तो मुझे करना है। तो एक वो था तो कर लेते थे हम, ठीक है? उसके बाद किसी ने पूछा स्टडी आवर्स का स्टैमिना कैसे इंक्रीज़ करें? ओके, तो देखिए अगर आप सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे होंगे ना मतलब दिन भर बस बैठे हैं तो आप प्रोडक्टिविटी आपकी लूज़ करोगे आप। तो एक दिन में अलग-अलग चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिले, जो इंटरेस्टिंग हो। चाहे वो मूवी हो सकता है, गेम हो सकता है, वो ऐड करो। सिर्फ़ आप एक रूम में खुद को बंद करके पढ़ाई मत करो। इससे आप मतलब आपको लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो बट प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं होती है। जैसे सर बोलते हैं कि संडे खुद को दो, एन्जॉय करो, तो हमने वो किया है। संडे को हमें हमने एक चीज़ भी नहीं लिखी है, ठीक है? मतलब संडे है तो बस एन्जॉय करो, एनर्जी गेन करो अगले वीक के लिए, रेडी हो जाओ अगले वीक के लिए। बस इस तरीके से आप कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें डे में ऐड करो। जो भी आपको इंटरेस्ट आपको अगर लगता है पेंटिंग करना इंटरेस्टेड है, बैंकिंग के लिए रिलेटेड नहीं है, स्टिल यू कैन ऐड इन डेली शेड्यूल। मुझे लगता है ये, ठीक है? अभी लाइक मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया वहाँ से मैं बता रहा हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग। प्रश्न तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए पूछ रहे हैं, बताइए। आपने किया था? कहाँ पे? अच्छा, डिस्क्रिप्टिव तो मैं, हाँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं तो इतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरा एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हो चुका था। फिर भी मैंने करा था वो आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर का डेली आर्टिकल्स उन्हीं उन्हीं के टॉपिक के ऊपर आती हैं डिस्क्रिप्टिव। तो आप वो जो पढ़ते हैं आर्टिकल्स, जैसे कि हो गया न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो हो गए करंट अफेयर्स के टॉपिक पे, वर्ल्ड अफेयर्स के टॉपिक पे, तो उन्हीं बैंक बिजनेस एंड इकोनॉमी, तो उसी पे उन्हीं के टॉपिक के ऊपर बेस करके आती है डिस्क्रिप्टिव पे। और फिर लेटर राइटिंग के लिए तो अलग ही सेक्शन है, वो उतना होता नहीं, वो प्रैक्टिस से हो जाता है। सर ने हमको कराया था, आई थिंक हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन का था, मतलब मॉक टेस्ट में उसको ऐड ऑन करा था। तो वो प्रैक्टिस वो उतना टाइम नहीं लेता है आपको, आपको फ्लुएंट होने के लिए इतना टाइम नहीं लेता। आई थिंक मेंस जब पास में होता है तो 1 महीने का प्रिपरेशन इनफ।
कुछ क्वेश्चंस मैं कवर कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, भाग्यश्री ने पूछा है कौन से मॉक टेस्ट चूज करें एंड क्या मल्टीपल साइट्स के मॉक्स की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, देखिए हमने स्टार्टिंग में सबने एक ग्रुप मिला के हमने सोचा था कि स्मार्ट कीड़ा से देते हैं एंड वहां से हमने दिया था। स्मार्ट कीड़ा थोड़ा सा टफ था, मतलब बहुत लेवल से टफ था वो, मतलब अगर प्री लेवल ये है तो वो टफ इतना था, मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा था। बट ठीक है, उसने वो क्रिएटिव बनाया, उसने वो एक क्या था, मतलब एक ऐसे जोश डाल दिया कि यार कम आ रहा है ना, करो एनी हाउ। तो वो मतलब पता नहीं, बहुत सारे लोग डर जाते थे बट मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था उसका टेस्ट देने के लिए, तो मैंने वही फॉलो किया स्मार्ट कीड़ा। तो उसके बाद बाद में अगर देखा जाए तो मैंने मल्टीपल साइट से भी दिया है। इससे ये होता है कि लाइक क्वेश्चंस पैटर्न अलग अलग होते हैं। जैसे अगर स्मार्ट कीड़ा के आप दे रहे हो तो स्मार्ट कीड़ा एक टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा, बिकॉज उसका पैटर्न वैसे है, वो उसी तरीके से क्वेश्चंस डालेगा। बट थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आप अलग अलग साइट्स भी देख सकते हो। बट और एक चीज है, अगर एक साइट से ही देते हो तो आप थोड़ा सा खुद को ट्रैक कर सकते हो अच्छे से, बिकॉज वहाँ पे ट्रैकर्स अवेलेबल होते हैं। आप लाइक डे वाइज आप देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है आपकी। तो एक सेलेक्ट करो कोई भी प्लेटफॉर्म, वहां से डेली दो या कंसिस्टेंटली दो, लाइक वहां से भी दो और कोई और भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट कोई एक ऐसा रखो जहाँ से आप डेली दे रहे हो या फिर एटलीस्ट ज्यादा दे रहे हो, जिससे आप खुद को लाइक ट्रैक कर पाओ। ठीक है, उसके बाद किसी ने पूछा स्टैटिक जीके कितना परसेंट आता है। स्टैटिक जीके देखो, इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि स्टैटिक जीके 20% आता है मतलब 20% आता है, ऐसा नहीं है। कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, तो किसी को नहीं पता ये। ठीक है, बट जैसे मेरे पेपर में स्टैटिक जीके बहुत कम आया था, तो इतना बहुत ज्यादा भी नहीं आता, और वो भी जो भी आता है वो करंट से रिलेटेड आता है। अगर कोई न्यूज है, कोई एयरपोर्ट का नाम चेंज हुआ है तो वो आ जाएगा। ऐसा रैंडमली कोई नहीं पूछते। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं। अ, ये सर ना, नहीं था घूमने को क्या पता नहीं। उसके बाद कंसिस्टेंसी कैसे इंक्रीज करें। देखिए, कंसिस्टेंसी इंक्रीज तभी होगी जब आप इंटरेस्ट लोगे पढ़ाई में, और इंटरेस्ट तभी आएगा जब मतलब अलग अलग चीजें जैसे मैंने बताया यार, डे में अलग अलग चीजें ऐड करो। थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग बनाओ पढ़ाई में। अगर बोरिंग बन रही है तो कंसिस्टेंट कभी नहीं रहोगे आप। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिर्फ वही पकड़ के मत बैठो, अलग अलग चीजें करो डे में। डे को इंटरेस्टिंग बनाओ, तो संडे को रिलैक्स करो। सर आपकी प्रेजेंट एज कितनी है। मेरी 24। अभी अगस्त में 25 हो जाएगी, अभी 24 चल मतलब 25 चल रही है, 24 कंप्लीट है मेरी। प्रशांत आप बता सकते हैं, एज एज पूछा किसी ने। 24 अप्रैल में होऊंगा। ओके, 1 सेकंड। ओके, किसी ने पूछा है इतने कंपटीशन से डर नहीं लगा क्या। लाइक इतने टाइम दे रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। हाँ, देखिए, डर नहीं लगा, एक्चुअली मुझे डर नहीं लगा, बिकॉज सर ने वो एक माइंडसेट बना लिया था। सर ने बनाया बनाया हमारा, जब वो सर मास्टरमाइंड मीटिंग्स लेते थे वहां पे बताते एक्चुअल में कि जो भी कंपटीशन दिख रही है वो एक्चुअल में कंपटीशन नहीं है। तो उसमें से 10% ही ऐसे बंदे हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। बिकॉज आप सेंटर में जाओगे, किसी से पूछोगे ना कि लाइक कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर कितने मार्क्स देते हो डेली के। सर मैं मतलब मेंस के पेपर में गया था, मैंने 2-3 लोगों को पूछा कि मतलब पेपर होने के बाद पूछा कि क्या कैसे करते थे, कितने मार्क्स देते थे डेली। तो ऐसे 2-3 बंदे थे जो बोलते थे कि यार यार एक देकर देखा था या फिर एक दो दिए थे। तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो नहीं करते, बस फॉर्म भरते हैं और मतलब पेपर देख के देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो कंपटीशन एक्चुअल में नहीं है। 1 लाख स्टूडेंट्स है अगर पेपर दे रहे हैं, तो उसमें से 10,000 ही स्टूडेंट्स के साथ आपकी कंपटीशन है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत जैसे ज्यादा नहीं होती है। और ये दिमाग में रखो ही मत ना, जितने भी सीट्स है उसमें आप तो एडजस्ट हो ही जाओगे ना। दैट्स इट, एक ही चाहिए अपन को। किसी ने पूछा था बिगिनर इंग्लिश के लिए इम्प्रूव कैसे करें, तो वो तो एक ग्रामर का सेक्शन तो सर पहले से ही कराते हैं, तो वो बिगिनर्स के लिए वो ठीक रहता है। फिर आप बाद में उसको अप्लाई करें, वो न्यूज़पेपर डेली के न्यूज़पेपर रीडिंग में वो अंडरलाइनिंग, तो उसमें वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामर जो सर आपके नोट बनाते हैं, नोट देते हैं सर,
तो वो वहाँ पे अप्लाई करना है। तो उससे आपकी ग्रामर ग्रेजुअली इम्प्रूव होती जाएगी। तो वही करते थे हम। ओके। सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, फोकस कैसे बनाए रखें? देखिए अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ों से आता है, तो वो चीज़ देखो किससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब मेरा ये होता था कि इंस्टाग्राम खोलने के बाद अगर रील्स में गया तो 1 आधा पौन घंटा ऐसे ही चला जाता था। तो वो इट इज़ वन टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो मैंने इंस्टाग्राम सिर्फ मैं सैटरडे संडे को ओपन करता था। मतलब एक्चुअल में ये किया है मैंने, मैं मतलब अनइंस्टॉल करता था, उसके बाद संडे को मैं पूरा फ्री रहता था, तो फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता था। ठीक है? तो अभी बहुत सारे लोगों के लिए ये डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ भी आपको पता चल जाते हैं इंस्टाग्राम से, बहुत सारे अगर अच्छे-अच्छे पेजेस अगर फॉलो किए हैं तो वहाँ से भी आपकी स्टडी होती है। तो इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, बट वो मेरे लिए था, तो मैंने वो किया। तो आप ये फाइंड आउट करिए कि आपका किस चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में तो रखो, नहीं है हटा दो। क्योंकि मेन फोकस है आपका बैंकिंग, दैट्स इट। फोकस और बढ़ाने के लिए तो बताया मेडिटेशन वगैरह। ओके सर, आई वांट टू टॉक टू यू। सोचेंगे यार, देखते हैं। ठीक है, वी हैव टू कंक्लूड प्रशांत। अगर 1-2 क्वेश्चंस आप ले रहे हैं तो। जी, किसी को और करना है? वो एक क्वेश्चन पूछा था अंडरलाइनिंग का। तो मैंने यार लिटरली हर एक वर्ड को अंडरलाइन करा था। जब मैंने ग्रामर सर का जो ग्रामर के नोट्स थे वो पहले रीड करी। फिर उसके बाद लिटरली जो पेपर में था, एक सपोज एक आर्टिकल लिया, एक न्यूज़ न्यूज़ लिया, तो उसका न्यूज़ सेक्शन का जो पैरा पैरा था, तो मैंने लिटरली हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करी, तो वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आती है, वो लाइक दैट, है ना? डेली और वीकली आयुष का। गुड नाइट। सॉरी गाइस, नहीं एंड नहीं हुआ है। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना बाकी है अभी। प्रशांत, आर यू देयर? यस यस। ओके। ठीक है। लास्ट में 1-2 लोगों को बात करने के लिए परमिट कर सकते हैं। बट उसके पहले मैं मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ओके, कुछ क्वेश्चंस भी थे कि इंटरव्यू कहाँ से प्रिपेयर किया, कैसे प्रैक्टिस की। तो मैं टोटली सर पे डिपेंड था, मैंने कहीं से भी नहीं किया है। ठीक है। एक जगह से किया वो बताऊंगा। पर मोस्टली वन सेकंड, सॉरी। तो सर ने ही मेरे मॉक इंटरव्यूज लिए हैं। सर ने ही मुझे बताया कि क्या क्या पोर्शन करना है, किस तरीके से इंटरव्यूअर क्वेश्चंस आपको करेंगे, किस तरीके से, मतलब कौन से सेक्शन में वो घुसेंगे। 5 मेरे समय पे 5 पैनल्स थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था किसी का कितने पैनल्स होते हैं, तो 5 लोग होते हैं, तो 5 लोग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जाते हैं। चाहे वो आपका बैकग्राउंड हो घर वाला, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपके करियर के रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद अगेन वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जाते हैं। तो जितना भी है सब कुछ सर से ही सीखा मैंने, सर ने मुझे बताया। और मैंने डिटेल में हर एक चीज की मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे एक्सपीरियंस के लिए कि किस तरीके से लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वहां से भी मैंने वो क्वेश्चंस नोट किए, क्वेश्चंस लिखे, आंसर्स लिखे। इस तरीके से मैंने किया। और मोस्टली सर के सामने बैठ के मैंने पूरा प्रिपेयर किया। सर ने इंटरव्यू हर रोज 2-2 3-3 हम इंटरव्यू लेते थे सर के सामने। अ, तो बस वहां से अच्छे से प्रिपेयर हुआ। और जब इंटरव्यू था, वो था मेरा इंटरव्यू आई थिंक 26 जनवरी। 26 जनवरी को नहीं, रिजल्ट आया था
11 फरवरी को इंटरव्यू था शायद से, तो वो मुंबई में था मेरा, मुंबई में मेन हेडक्वार्टर पे। तो पहले दिन ही वहाँ पे विजिट किया मैंने लोकेशन देखने के लिए, वहाँ पे जाने के बाद बस देखा, उसके बाद 1-2 लोग मिले, बात-वात की। उसके बाद सेकंड डे मेरा 8 एएम को इंटरव्यू था। पहुँचा, सबसे पहले हमें कैंटीन लेकर गए, कैंटीन में ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ, टी हुआ, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर गए। तो बहुत सही था ऑफ़िस, मतलब ऑब्वियसली हेड ऑफ़िस है वो, बहुत सही रहेगा तो बहुत सही था। वहाँ पे सर टेल अबाउट पोस्टिंग इन क्लर्क, ठीक है। उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ होता है, मतलब उनके लिए आप एक उनके स्टाफ मेंबर हो तो बहुत ही लाइक बहुत अच्छे से वो बात करते हैं आपके साथ, बहुत अच्छे से। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लाया आपने, बहुत अच्छे से बता दिया, अगर कोई ज़ेरॉक्स नहीं लाई है, तो वो ज़ेरॉक्स वहाँ पे निकाल के देते हैं, प्रिंट्स वहाँ पे निकाल के देते हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलता आपको। आप ऑर्डर दे सकते हो कि मुझे ज़ेरॉक्स चाहिए, वो दे देंगे। इस तरीके से होता है वहाँ पे, तो बहुत अच्छे से होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, देन जो जिनका रोल नंबर स्टार्टिंग में था उनको एक अंदर की रूम थी, वहाँ पे लेकर गए, वहाँ पे सोफे पे 5 लोगों को बिठाया जाता है। और उसके अंदर एक रूम होती है जहाँ पे पैनल बैठे होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैं गया सोफे पे बैठा, देन चॉकलेट वगैरह वहाँ पे होती है, तो वो ऑफर करते हैं, तो मैं चॉकलेट वगैरह खाई। देन मैं देख रहा था बहुत सारे लोग डर रहे थे, बट मुझे वो डर नहीं था। मेबी मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस था जॉब का वगैरह, जॉब पे मैं सेल्स मैनेजर था, दैट्स व्हाई वो कस्टमर डीलिंग वगैरह थी। उसके बाद मैंने लाइक हमारे जॉब में क्या होता था, हर लाइक फर्स्ट ऑफ मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ मतलब 1 तारीख को प्रेजेंटेशन देना पड़ता था पूरे मंथ का कि हमें क्या-क्या करना है, क्या-क्या प्लानिंग इम्प्लीमेंट करनी है। तो वो सब चीज़ें की, तो मुझे डर नहीं था उतना। तो अ, बस मेरा नंबर जब आने वाला था, मैंने खुद को स्ट्रेच कर लिया पूरा बॉडी को, मतलब एक वो एनर्जी आ जाती है मेरी, खुद को स्ट्रेच करता हूँ तो मैं। तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर रहे जैसे किया, वॉक किया वहाँ पे। तो उसके बाद जैसे रिंग बजी, एंटर किया। सबसे पहले मे आई कम इन सर? देन उन्होंने बोला यस सर। यस आइए, बैठिए। उसके बाद बैठा मैं, तो उसका पहला ही क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और ये तो बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर करके गया था। तो बस वहाँ पे ही मतलब जीत लिया मैंने वो इंटरव्यूअर का पैनल। बहुत अच्छे से मैंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ के आंसर दिए। उसके बाद वहाँ से उन्होंने मैंने बीबीए के बारे में बताया था, एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन बीबीए में किया है। तो उन्होंने बीबीए से क्वेश्चन उठाए, व्हाई बीबीए? मतलब बीबीए क्यों किया? तो मैंने बताया उनको कि सर मार्केटिंग एंड थोड़ा-सा एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई मैंने बीबीए लिया। तो उन्होंने पूछा बीबीए में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है। सर इंटरव्यू इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश में हुआ है, जबकि आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। तो इंग्लिश में हुआ है इंटरव्यू पूरा। अ मैंने आई थिंक हिंदी सिलेक्ट किया था लैंग्वेज, जब सिलेक्ट करना होता है स्टार्टिंग में हिंदी किया था। बट सर ने सजेस्ट किया कि एसबीआई के इंटरव्यू है तो आपको इंग्लिश प्रेफ़र करो। तो हिंदी में मैंने वहाँ पे किया था, कोई इश्यू नहीं है उसमें, आप कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। तो स्टार्ट इंग्लिश से किया मैंने। उसके बाद उन्होंने बीबीए के सब्जेक्ट पूछे, तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वगैरह बीबीए के सब्जेक्ट में अच्छे से रीड करके गया था, बिकॉज़ ये क्वेश्चन सर ने मुझे पूछा था। तो ये क्वेश्चन के आंसर मैंने ढूँढ लिया था, लिख कर रखा था, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट 1 सेमेस्टर के रहे तो भी सफिशिएंट है। वो बताए वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट था, सब्जेक्ट्स में एक मेरा सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट था। तो उन्होंने ये सवाल किया कि उससे रिलेटेड इंडिया में कौन-सा शो चल रहा है? तो मुझे ये पता था शार्क टैंक चल रहा है, बट क्लियरली याद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक क्लू दिया शार्क, तो मैंने बोला शार्क टैंक सर। तो उन्होंने बोला ओके। तो उन्होंने बोला शार्क टैंक में एक पर्सन फेमस चल रहा है जो बहुत न्यूज़ में है। तो मुझे पता था अश्नीर ग्रोवर फेमस चल रहा है न्यूज़ में, तो मैंने उनका नाम लिया। तो उन्होंने पूछा वो किसके को-फाउंडर है या फाउंडर है? तो मुझे ये पता था, पे पता था, भारत पे या फ़ोन पे ये मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने फ़ोन पे बोला। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने तुरंत फिर स्विच कर लिया, मैंने सर बोला भारत पे। तो बोले हाँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या कंट्रोवर्सी है पता है क्या? तो सर को मैंने बोला सर मुझे उतना याद नहीं है कंट्रोवर्सी के बारे में, बट कुछ वो 4000 करोड़ का कुछ है, तो वो थोड़ा-सा गलत था मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक पैनल का यहाँ पे खत्म हुआ, सेकंड पैनल ने क्या पूछा मुझे? सेकंड पैनल गया, हाँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट पे गया चंद्रपुर। तो उन्होंने बोला आप चंद्रपुर से हो? तो मैंने बोला हाँ सर। तो चंद्रपुर में कौन से इंडस्ट्रीज़ है? तो मुझे पता था कोल इंडस्ट्री चंद्रपुर में फेमस है, चंद्रपुर इज़ फेमस फॉर कोल इंडस्ट्री। तो मैंने बोला सर कोल इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की कौन सी सबसे मतलब कौन सी कंपनी वहाँ पे वर्क करती है? तो वहाँ पे कोल इंडिया वर्क करती है। तो मुझे ये एग्ज़ैक्टली नहीं पता था कोल इंडिया के बारे में बताना है मुझे। मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, तो मैंने नहीं बताया वो। तो उन्होंने बोला कोल इंडिया वर्क करती है। तो उसकी एक सब्सिडियरी वर्क करती है वहाँ पे, तो वो कौन सी है? तो मुझे ये पता था WCL,
वेस्टर्न कोल लिमिटेड ये करती है, तो मैंने बोला डब्ल्यूसी करते हैं सर। उसके बाद ताड़ोबा है चंद्रपुर में, ताड़ोबा के बारे में पूछा कितने टाइगर्स है, तो मैंने बताया टाइगर्स है। कितने टाइगर्स है ये बताया, कौन से टाइप के है, तो वो बताया मैंने। ये हुआ, यहाँ पे एक ने एंड किया। उसके बाद नेक्स्ट पैनल ने पूछा व्हाट इज डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं टोटल जो भी चीजें हुए वो बता रहा हूँ। व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट, तो मैं ऑब्वियसली पता था, मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने वहां पे पूछा कि कौन सी कंपनी का रिसेंटली डिस इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो एयर इंडिया का हुआ है। तो मैंने वो बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि किसने खरीदा है, तो मैंने बताया टाटा सन्स ने खरीदा है। कितने में डील हुई, तो 80,000 करोड़ में, मैंने बताया वो। उसके बाद टाटा सन्स के अभी चेयरमैन कौन है, तो मैंने रिसेंटली एक रीअपॉइंट हुए थे चंद्रशेखरन, तो उनका नाम ले लिया। तो सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे एक पैनल का खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट पैनल ने एक सिचुएशन क्रिएट की, अगर बैंक में बहुत ज्यादा कस्टमर्स हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, तो आप कैसे ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। अ, तो मैंने परमिशन ली सर, लाइक मे आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन हिंदी। ये मैंने इस तरीके से परमिशन लेके हिंदी में एक्सप्लेन किया। तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने बोला कि सर मैं विलेज में रहता हूँ, और विलेज में बहुत बड़ी समस्या है ये, ऑब्वियसली सिटी में भी है। तो विलेज में बहुत ज्यादा मैंने देखा है, विलेज में बहुत समस्या होती है, गालियां देते हैं स्टाफ को, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो मैंने बस एक्सप्लेन किया कि सर ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है, और मुझे लगता है अभी सबके हाथ में स्मार्टफोन आया ही है। तो योनो आपको प्रमोट करके, अगर बहुत सारी चीजें यूनो ऐप से तो होते ही है, तो क्यों ना वहां से अपन करें प्रमोट करके। तो जाके जैसे विलेजेस में सिर्फ बैलेंस चेक करने के लिए लोग बैंक में आ जाते हैं, तो अगर वो योनो ऐप से दिखा, तो फिर वो क्यों आएंगे। तो योनो आपको प्रमोट करना चाहिए, इसके बारे में बताया मैंने। अ, बस इस तरीके से हुआ। अगेन, हाँ, मार्केट कुछ एक क्वेश्चन भूल गया था। 5 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या है, ये पूछा था। तो ये क्वेश्चन सर ने ही मुझे पूछा था, बिकॉज मैं बीवे बैकग्राउंड से हूँ, तो इसका आंसर अच्छे से करके गया था, तो ये बताया मैंने। तो इस तरीके से इंटरव्यू रहा। आफ्टर दैट उन्होंने फिर जब निकल रहा था, उन्होंने चॉकलेट ऑफर की, बट मैंने चॉकलेट नहीं ली, पता नहीं अभी बाहर ही खा ली थी मेरी। ऐसा कुछ मन नहीं था कि चॉकलेट उठानी चाहिए। तो मैंने बोला कि थैंक यू सर, सॉरी सॉरी सर, थैंक यू सर। ऐसा 2 बार बोला, इंसिस्ट किया उन्होंने, शायद वो चाहते थे कि मैं चॉकलेट लूं। शायद मेरा वॉक देखना चाहते होंगे वहां तक, क्योंकि चॉकलेट थोड़े से दूर रखे थे। बट मैंने नहीं लिया। देन मैं निकला, तो थोड़ा स्पीड से निकला। देन मुझे रियलाइज हुआ, नहीं विशाल, धीरे से निकलना है, बिकॉज उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये डर गया और बस निकलना चाहता है यहाँ से, बिकॉज वो इंटरव्यू में मैंने सुना था। तो फिर वो दिमाग में क्लिक हो गया, तो फिर धीरे धीरे से दरवाजा ओपन किया और बाहर निकल गया। तो जैसे इंटरव्यू से बाहर निकले, मैं बहुत खुश हो गया, बिकॉज मतलब अंदर से वो एक वाइब आ रही थी कि बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है। एंड मेरा स्कोर अभी 40 है 50 में से इंटरव्यू। तो मतलब नाचने का मन कर रहा था, इतना सही मुझे फील हुआ इंटरव्यू के बाद। तो इस तरीके से इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस रहा। इंग्लिश या हिंदी, हाँ इंग्लिश में डॉक्यूमेंट में क्या क्या वेरीफाई हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा। आपको फोन आएगा हेड ऑफिस से, आपको सब चीजें बताया जाएगा, मेल आएगा, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, कोई सोचना भी नहीं है उसके बारे में। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें कास्ट आती है आपकी, वैलिडिटी जिनको लगती है वो, ये नॉर्मल नॉर्मल आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपके पास है ऑलरेडी सब कुछ चीजें। ठीक है। टॉक अबाउट पोस्टिंग, मेरी पोस्टिंग अभी एक्चुअली मैंने अमरावती सिलेक्ट किया था। अमरावती हैदराबाद में है, अमरावती सर्कल, तो मुझे वो सर्कल अलॉट हुआ है। एंड लोकल हेड ऑफिस उसका हैदराबाद में है, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल 12 अप्रैल को रहेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे लिखा है मेल में उन्होंने कि अगर सब कुछ सही हो जाता है, तो 18 से ज्वाइन करने के लिए रेडी रहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली 18 से मैं ज्वाइन हो जाऊंगा इसमें। जीडी की कट ऑफिस थे, जीडी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड हमारा। ठीक है, जीडी भी प्रिपेयर करके गया था। ठीक है। बाकी ट्रेनिंग वगैरह वो वहां जाके पता चलेगा, अभी तक कुछ मेल नहीं है उनका। सब बोलते हैं बहुत हेक्टिक जॉब है जिससे कि, अभी वहां पे जाके पता चलेगा, अभी तो हमें तो पता नहीं है। चलेगा। बाकी कोई ऐसा अलग क्वेश्चन पूछना चाहता है इससे, तो हम उनको अलाउ कर सकते हैं बात करने के लिए। अदरवाइज लाइक वी हैव टू कंक्लूड राइट नाउ। करंट अफेयर्स को कितना टाइम अलॉट करें, डिपेंड्स ऑन यार। अगर आपको लगता है आधा घंटा इंटरेस्ट आ रहा है, आधा घंटा देना चाहिए, तो 1 घंटा देना चाहिए, तो टाइम बच रहा है 1 घंटे के लिए, तो दो 1 घंटा चलेगा। राहुल चौरसिया, क्लर्क, व्हाट इज क्लर्क, क्या बोल रहे हैं क्लर्क। आगे तो कुछ नहीं लिखा। सी कैसे मैनेज करते थे इतने काम के साथ साथ। तो वही है, मतलब करंट अफेयर्स को हैबिट बनाओ अपने, मतलब एक डेली रूटीन में फिट कर लो कि करंट अफेयर्स एक डेली लाइफ का हिस्सा है। जैसे आशीष गौतम सर भी बोलते हैं कि करंट अफेयर्स को एक पढ़ाई के जैसा मत लो उसको, एक डेली काम करना है आपको, इस तरीके से लो, हो जाता है मैनेज।
किसको बात करनी है? क्या करें प्रशांत, अभी सबको तो आंसर नहीं कर सकते एंड इट्स ऑलरेडी 10:47। विल क्लर्क गेट होम टाउन पोस्टिंग? तो हाँ, मुझे तो प्रशांत इसका आंसर दो। विल क्लर्क गेट होम टाउन पोस्टिंग? हाँ, मैंने तो अपने स्टेट से ही करा है और अपने फ्यूचर सर्कल में मिला है। तो हाँ, चांसेस, यू नेवर नो, पता नहीं, मुझे तो लकीली मिला है। ओके, फिर आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सुनकर जो क्लियर था वो चला गया। ओके, चलिए। हाँ। फाइनली व्हाट व्हाट हाँ, ये सेशन और भी होंगे अभी, जब तक मेरी ज्वाइनिंग है तब तक मैं फ्री हूँ। तो सर अगर और सेशन करवाते हैं तो बाकी क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं कि या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में हूँ, मतलब सभी ग्रुप्स में हूँ आई थिंक। तो आप वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मतलब मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो कोई इशू ठीक नहीं है। है मुझे, मैं किससे बात करूँ। अच्छा, मैंने तो अपने स्टेट से ही करा था, तो लकीली मुझे मिल गया। अपने अपने जहाँ पे रहता हूँ उसी रीजन में मिला है मुझे। तो हाँ, यू नेवर नो, इट डिपेंड्स। हाँ चलेगा तो फिर। हाँ प्रश्न बोलिए। ठीक है। वो नोट्स आई थिंक आप अगर टाइम अपना मैनेज कर पा रहे हो तो नोट्स बनाइए। अपना अपने आप से लिखा हुआ सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन मैंने अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाया था, तो मैंने बाद में स्विच करा, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करने शुरू कर दिए और फिर उसके प्रिंट आउट से मैंने काम चला लिया था। सर सीए का कितने मार्क्स का प्रिपेयर करना है? हाँ ऑब्वियसली 40 मार्क्स का होता है, तो 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। बट बहुत टफ होता है 40 तक पहुंचना। बट 25-30 तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप डे वन से प्रिपेयर कर रहे हैं। 35 तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, मेरा करंट अफेयर्स थोड़ा सा वीक ही था, तो मैंने कुछ 17-18 ही किए थे। मैंने तुक्के नहीं मारे, जो राइट है वही किए थे। मेरे आपकी अ, मेरे आपके साथ बात हुआ है ऐसा कि सर मॉक टेस्ट के साथ स्टडी एंड प्रैक्टिस कैसे मैनेज कर देते हैं? मॉक में बहुत टाइम जाता है। यस, मॉक में बहुत टाइम जाता है, तो आप उसके साथ एनालिसिस भी कर रहे हो तो भी लाइक आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, कभी गिल्ट फील नहीं करने का, यार हो ही नहीं रहा है सब कुछ। ठीक है, वो गिल्ट आता है बट खुद को माफ करो कि ठीक है यार। लाइक आप खुद के साथ तो लाइक या फिर आपके प्रिपरेशन के साथ तो कुछ बुराई नहीं कर रहे हो ना। टाइम में मैनेज नहीं हो रहा है, इट्स ओके। गिल्ट आता है, इट्स ओके, खुद को माफ करो, स्टार्ट करो। देखो कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकते हो और चीजें। ठीक है, चलो। नाउ वी हैव टू कंक्लूड। तो जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में हूँ, आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट सर बोल रहे थे और सेशंस लेने हैं जूनियर्स के लिए वगैरह, तो मैं जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक फ्री हूँ। तो उस समय पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रशांत आपको कुछ बोलना है लास्ट? चलिए। तुम जब तक, हाँ, तो सर जितने बोलेंगे मैं अवेलेबल हूँ, ट्राई करूंगा जो आंसर देने के लिए। ओके चलो, थैंक यू सर। ओके, वेलकम एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी। एंड चलो, बाय बाय, गुड नाइट। चलिए, बाय बाय।